हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से ना नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, कोई लाइव क्लास हो, कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जा करके आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देंगे। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक्सेस प्रेशर एंड कैपिलैरिटी, ठीक है। यहां पे दो बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक्स हैं जो एक ही वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। पहला टॉपिक होता है एक्सेस प्रेशर, कहां कहां निकालते हैं, इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, इनसाइड द सोप बबल। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कैपिलैरिटी का पूरा फिनोमेना, जहां पे सबसे जानदार डेरिवेशन जो है ना, दैट इज फॉर असेंट फॉर्मूला। उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चले बिना समय लगाए लेकर के आते हैं आपको इसके एंट्री स्लाइड, विच इज द बेसिक आइडिया के ऊपर, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो, इसके ठीक पिछले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा था, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ के रखा था सरफेस टेंशन, ठीक है। अब इस शब्द पे जरा गौर फरमाएं तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने क्लास मिस कर दी है वो वाली, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ऐसा मत करो, जा करके वो वीडियो देख लो, बहुत डिटेल में हर बात बता करके रखी हुई थी, ठीक है। तो व्हाट इज बेसिकली सरफेस टेंशन? सरफेस पर जो फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है, सरफेस पर जो फोर्सेस काम करते हैं सरफेस पर जो फोर्सेस काम करते हैं तो उसे बेसिकली कहा जाता है सरफेस टेंशन। अब देखना होता क्या है ना, मैंने एक बात तुमको बताई थी लास्ट टाइम, क्या लिक्विड ड्रॉप का ना जो ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है वो ये है कि लिक्विड ड्रॉप ना अगर रेस्ट पर है तो वो हमेशा देखा गया इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर ओनली, ठीक है। ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि टेबल पे पानी की बूंद गिरी है, आज ट्राइंगल के फॉर्म में, कल गिरी थी रेक्टेंगल के फॉर्म में, ऐसा कभी नहीं देखा गया है। पानी का ड्रॉप जो है, लिक्विड ड्रॉप जो है ना, बेसिकली वो हमेशा स्फेरिकल शेप ही ऑक्यूपाई करता है। अब एक बात तो ये हो गई, दिस इज द ऑब्जर्वेशनल फैक्ट, ठीक है। अब जो एक मैथमेटिकल फैक्ट होता है ना, वो ये होता है कि किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए, क्या बोला मैंने, किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया जो पॉसिबल होता है ना, वो स्फीयर का होता है। क्या बोला मैंने? किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया जो पॉसिबल होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्फीयर के केस में पॉसिबल होता है। तो अब अगर इन दोनों फैक्ट्स को ना जोड़ा जाए तो हमें समझ में आता है कि अच्छा, लिक्विड ड्रॉप हमेशा स्फीयर बनाता है और किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा एरिया स्फीयर का होता है। मतलब लिक्विड ड्रॉप की कहीं ना कहीं टेंडेंसी होती है, नेचुरल टेंडेंसी होती है, कहीं ना कहीं लिक्विड ड्रॉप की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो अपना सरफेस एरिया मिनिमम रखेगा। दैट्स व्हाई लिक्विड ड्रॉप हमेशा अपना सरफेस एरिया लाइक अ स्फीयर रखता है। बोलो हाँ कि ना, ये वाली बात समझ में आ गई। अब अगर उसके अंदर, लिक्विड ड्रॉप के अंदर, लिक्विड सरफेस के अंदर अगर ये टेंडेंसी है कि एरिया अपना मिनिमाइज रखना है, तो आप ये सोच के देखो उस सरफेस के ऊपर कितना कॉन्ट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे होंगे, ठीक है। अगर लिक्विड सरफेस अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज रखने का ट्राई कर रहा है, इसका मतलब उस लिक्विड सरफेस के ऊपर कितने सारे, कितने हैवी अमाउंट के कॉन्ट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे होंगे जो कि सरफेस एरिया को छोटा 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 और छोटा करने का ट्राई कर रहे होंगे। बोलो आई ये बात समझ? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनना, अगर सिर्फ सरफेस टेंशन काम कर रहा होता, ठीक है, अगर सिर्फ सरफेस टेंशन काम कर रहा होता तो एरिया मिनिमाइज 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 और इतना मिनिमाइज हो जाता कि एरिया इवेंचुअली वैनिश ही कर जाता, लिक्विड ड्रॉप इवेंचुअली वैनिश ही कर जाता, ठीक है। मैं इवेपोरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, उस तरफ कहानी को मत लेकर के जाना, ठीक है। मैंने क्या बोला कि लिक्विड सरफेस था तो सरफेस के ऊपर क्या है, वो टेंशन काम कर रहा है, फोर्सेस काम कर रहे हैं और वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि सरफेस एरिया जो है ना वो मिनिमाइज करवा देंगे। सरफेस टेंशन इस तरह से काम कर रहा है कि सरफेस एरिया जो है ना उसको वो मिनिमाइज करवा देगा। क्या तुम्हें चमकी ये चीज? यस सर, ये वाली बात
बात चमक गई है, ठीक है। अब अगर इट टेंड्स टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, इफ इट टेंड्स टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, तो सर उस लिहाज से हो ये जाता है कि अगर सिर्फ सरफेस टेंशन काम करेगा ना, तो एरिया इतना मिनिमम उसको तुम छोड़ दो, तो वो एरिया इतना मिनिमाइज करवा देगा कि इवेंचुअली वो जो लिक्विड ड्रॉप है वो गायब ही हो जाए, वो वैनिश ही हो जाए, एरिया उसका जीरो ही हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, ऐसा होता तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सरफेस टेंशन काम जरूर करता है, सरफेस टेंशन काम जरूर करता है, लेकिन उस लिक्विड ड्रॉप के अंदर भी ना कुछ टेंडेंसी है अपने शेप को, भले ही वो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करने का ट्राई करती है, लेकिन मिनिमाइज करके जीरो करने का ट्राई नहीं करती है, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम, जितना मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल है उतना सरफेस एरिया मिनिमाइज करने का लिक्विड ड्रॉप ट्राई करता है। लेकिन फिर भी अगर सिर्फ सरफेस टेंशन काम करेगा तो छोटा 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 अल्टीमेटली कोलैप्स, अल्टीमेटली वैनिश, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब क्या कि अंदर से लिक्विड ड्रॉप के अंदर से ना एक एक्सेसिव प्रेशर भी है, ठीक है, जो कि सरफेस टेंशन के जो कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्सेस हैं, ठीक है, जो सरफेस टेंशन के जो कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्सेस हैं, इनको इवेंचुअली काउंटर बैलेंस कर रहा है, और तब जाकर के लिक्विड ड्रॉप अपने ओरिजिनल शेप में एग्जिस्ट कर पा रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ सरफेस टेंशन काम करता तो अपने ओरिजिनल शेप में एग्जिस्ट नहीं कर पाता, अल्टीमेटली वैनिश डाउन टू जीरो हो जाता। लेकिन एक्सेस प्रेशर काम कर रहा है, जिस कारणवश वो अपना शेप मेंटेन कर पा रहा है। अरे बोलो, आया समझ की नहीं आया? ठीक है, आया समझ की नहीं आया? तो सरफेस टेंशन टेंड्स टू, भाई पक्का आ गया समझ? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी यार, ये तुमने अगर फ्लो में समझ ली होगी ना तो गजब। अगर तुम्हें लग रहा है हल्का सा भी ना, तो वीडियो को ऐसे पीछे करो 15-20 सेकंड और वापस से सुन के देखना इस चीज को, ठीक है। तो सरफेस टेंशन बेसिकली टेंड्स टू मिनिमाइज, ठीक है, मुझे माफ करना, it basically tends to minimize the given surface area. Surface tension basically tends to minimize the given surface area. Surface tension basically tends to minimize the given surface area, ठीक है। लेकिन सिर्फ surface tension काम करेगा, vanish to zero, इसलिए अंदर से एक excessive pressure भी काम करता है। उसके लिए ना मैं जो कार्यक्रम है आपको वो पूरा एक दफा दिखा देता हूँ। देखो टेबल टॉप मान लिया, टेबल टॉप, ठीक है, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है यार, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई ऐसा बहुत हीरोइक चीज नहीं है। देखो ये माना, अब क्या है कि पानी की बूंद है, पर सर इतनी बड़ी क्यों है भाई? पानी की बूंद का अपन ने मैग्नीफाइड लुक लिया ना। इस चैप्टर में अपन क्या कर रहे हैं? इस चैप्टर में हम लिक्विड ड्रॉप्स पे बात कर रहे हैं यार। ये पूरा चैप्टर लिक्विड ड्रॉप्स पे खिंच गया है। तुम सोच रहे हो सबसे छोटी चीज जो तुम इमेजिन करोगे वो लिक्विड ड्रॉप है, और लिक्विड ड्रॉप पे अपन ने पूरा चैप्टर खींच के रख दिया है, ठीक है। तो ये अपने पास लिक्विड ड्रॉप है, ये रहेगा इसका मैग्नीफाइड लुक। बोलो हाँ कि ना? पूरा फील आ रहा है? यस सर, लिक्विड ड्रॉप था, ये पूरा फील आ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, सरफेस पे फोर्सेस काम करते हैं, वो भी कैसे फोर्सेस काम करते हैं सर? कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्सेस काम करते हैं, एंड सरफेस टेंशन इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, जो कि टेंजेंशियली काम कर रहा है हर तरफ से, ठीक है। नाउ जस्ट गो विद द फ्लो। देखो भाई क्या होता है यहाँ पे, कुछ इस तरह हर तरफ से फोर्सेस काम करेंगे, जो कि अल्टीमेटली ना इसको जो है ये हर तरफ से ऐसे टेंशन जो है ना ऐसे हर तरफ से टेंजेंशियली काम कर रहा है। बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो जिसकी वजह से क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के नीचे की तरफ आने का ट्राई करेगा, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के नीचे की तरफ आने का ट्राई करेगा। सो दिस इज बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ द सरफेस टेंशन। मैं इसको एक काम करता हूं, ओ बोल देता हूं, पी बोल देता हूं। तो दिस ओपी इज द, इसको अपन अलग तरह से करते हैं, ठीक है। तो दिस ओपी इज द रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। This is the resultant force of contraction due to surface tension, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब इवेंचुअली क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसके चक्कर में काउंटर बैलेंस करने के लिए अब लिक्विड ड्रॉप को अपना शेप तो मेंटेन करना है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स शेप, अंदर से एक एक्सेसिव प्रेशर काम करेगा, ठीक है। अंदर से एक एक्सेसिव प्रेशर काम करेगा, और वो एक्सेसिव प्रेशर दरअसल ना ऐसे बाहर की तरफ, बोलो आया समझ की नहीं आया? ऐसा बनाया तो ये ओपी था, ठीक है। और यहां से काम करने लगा है तुम्हारे पास में क्या? एक्सेसिव प्रेशर। तो दिस इज द एक्सेसिव प्रेशर। तो याद रखना कि एक्सेसिव प्रेशर काउंटर बैलेंसेस द कॉन्ट्रैक्टिव फोर्स एंड देयरफॉर द लिक्विड शेप एग्जिस्ट इन इट्स पर्टिकुलर फॉर्म, ठीक है। इसको अपन लिख देते हैं कि एक्सेस प्रेशर, ई तो बड़ा ही शानदार बन गया था अपना। एक्सेसिव प्रेशर क्या लिख देंगे अपन इसमें यहाँ पे कि एक्सेसिव प्रेशर
टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, टेंड्स टू काउंटर बैलेंस, टेंड्स टू काउंटर बैलेंस द कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्सेस या द कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्सेस, टेंड्स टू बैलेंस द कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन। आ गया समझ? पक्का? इत्मीनान से बता रहा हूं तुमको मैं, ठीक है? टेंशन, और जैसे काउंटर बैलेंस कर लेगा तो फिर जो लिक्विड शेप है ना वो अपने ओरिजिनल शेप में एग्जिस्ट कर पाएगा। तो एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, ठीक है? ये दुनिया आपको क्या दबाने में लगी हुई है, दुनिया आपको दबाने में लगी हुई है, लेकिन आपको समझना है कि किसी के बोलने से, किसी के कुछ कहने से होता है क्या, तुम्हें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? मतलब ये तो बेसिक फिलॉसफी बना लो अपनी कि तुम अपने मॉरल ग्राउंड्स पर स्ट्रांग रहा करो, बाकी कोई कुछ बोले, कोई कुछ कहे, तुम्हें उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन काम तो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने का दबा के काम कर रहा है, इनफैक्ट दबा ही रहा है लिक्विड ड्रॉप को वो, ठीक है? लेकिन अगर उसके अंदर अपनी खुद की एग्जिस्टेंस की इच्छा शक्ति है तो उसको बोलते हैं अपन एक्सेसिव प्रेशर। अगर एक्सेसिव प्रेशर नहीं होता ना, तुम एक बार सोच के देखो, अगर एक्सेसिव प्रेशर नहीं होता ना तो सरफेस टेंशन के बोझ के तले ये लिक्विड ड्रॉप जो है ना वो गायब हो जाता। कोई जानता भी नहीं कि लिक्विड ड्रॉप कभी यहां पे एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसने अपने अंदर की हिम्मत दिखाई, एक्सेसिव प्रेशर डेवलप करवाया, जिस वजह से सरफेस टेंशन को झेलने के बावजूद वो लिक्विड ड्रॉप एग्जिस्ट करता रहा। आया समझ कि नहीं आया? आया समझ कि नहीं आया? बेसिक फिलॉसफी से इसको अपन रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड द लिक्विड ड्रॉप एग्जिस्ट, एंड द लिक्विड ड्रॉप एग्जिस्ट। तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई है? तुम्हें ये वाली बात का पूरा फील समझ में आ गया? तो अब तुम्हें ना इस टॉपिक को लेकर रिस्पेक्ट बनेगी कि हाँ भाई एक्सेस प्रेशर है इसीलिए तो एग्जिस्ट कर पा रहा है। तो अब हम कितना एक्सेस प्रेशर है वो हम निकालने वाले हैं, और एक्सेस प्रेशर आया ही इसलिए बिकॉज सरफेस टेंशन था। अगर दबाने वाले लोग नहीं होते, अगर सरफेस टेंशन नहीं होता तो ये जो जुझारूपन है ना, ये जो एक्सेसिव प्रेशर है वो कैसे आ पाता है इसके अंदर, ठीक है? तो उनका होना भी लाजमी था, उनका होना भी जरूरी था, ठीक है? किनका? कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्सेस का। ये वाली बात समझ में आ गई है? मैं चाहूंगा एक दफा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद जो स्लाइड पे लिखी है ना खूबसूरत चीजें, मैं आपको उनसे वाकिफ करवाता हूं। क्या कहते हो भाई? समझ में आ गया पूरा फंडा? तो जो चीज लिखी हुई है इसको नोट डाउन करते हुए चलना प्लीज, ठीक है? चलो अब आ जाओ बुलेट पॉइंट्स के ऊपर। मैंने हमेशा कहा है कि बुलेट पॉइंट्स अति महत्वपूर्ण होते हैं, आप इसको हल्के में किसी भी तरह से नहीं ले सकते हैं, ठीक है भाई? समझते हुए चलना है इस चीज को। तो क्या लिखा है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। कहानी की शुरुआत में ही जिक्र किसका है? कहानी की शुरुआत में ही, दास्तान की शुरुआत में ही जिक्र किसका है? सर सरफेस टेंशन का जिक्र है, ठीक है? क्या कहा गया है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से द सरफेस of the liquid drop or the surface of the soap bubble tends to contract। सरफेस टेंशन का तो काम ही वही है, एरिया मिनिमाइज करवाना। इतने बार बोल दिया तुम्हारे दिमाग में बैठ गई होगी ये चीज। और सरफेस टेंशन हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, ये सब चीजें, रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सब चीजें ऐसी हैं भाई कि मैं तो ये चाहता हूं कि भाई तुम्हारे दिमाग में मैं एकदम घुस के डाल दूं ये टॉपिक, ठीक है? बिकॉज इन पे जब बातें छिड़ती है ना तो समझ में आता है कि किसने कितनी पढ़ाई करी है, ठीक है? तुमको ये वाली बात समझ में आ रही है कि जब इन पे बातें छिड़ती है ना तो समझ में आता है कि किसने किस लेवल तक पढ़ाई करके रखी है। तो यहां पे क्या है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन द सरफेस ऑफ द लिक्विड ड्रॉप और द सरफेस ऑफ द सोप बबल टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? अब यहां पे बड़ी प्यारी बात है, ये मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है। अगर सिर्फ फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन काम करते, आ रही बात समझ में? अगर सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन ही काम करते और सिर्फ वही अगर एक्टिव रहते, तब तो जो लिक्विड ड्रॉप है ना या जो सोप बबल का जो सरफेस है वो तो अल्टीमेटली वैनिश ही हो जाता। अगर सिर्फ सरफेस टेंशन के कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्सेस काम करते तो लिक्विड ड्रॉप कभी तुम्हें नजर ही नहीं आता, वो इवेंचुअली वैनिश होने वाला था। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है प्रैक्टिकली, बट दिस इज, ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टेटमेंट है इस टॉपिक का, बट दिस इज नॉट व्हाट प्रैक्टिकली हैपेंस। यहां से गेम चेंजिंग स्टेटमेंट्स आने वाले हैं, यहां से आने वाले हैं गेम चेंजिंग स्टेटमेंट्स, क्योंकि कैसा लगा और क्या हुआ ऐसी बात है, ठीक है? बट दिस इज नॉट व्हाट प्रैक्टिकली हैपेंस। ऐसा प्रैक्टिकली होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा क्यों नहीं होता है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्सेस नहीं काम करते हैं, ठीक है? उसके अंदर क्या है? बट देयर इज सम एक्सेसिव प्रेशर, कुछ एक्सेसिव प्रेशर वहां पे काम कर रहा है अंदर से, ठीक है? There is some excessive pressure from inside the liquid drop, और यही excessive pressure है जो कि surface tension के जो resultant contracting force था ना उसको counter balance कर पा रहा है, उसके सामने खड़ा रह पा रहा है कि मैं अपना shape zero होने नहीं दूंगा, liquid drop अपना shape zero नहीं होने देगा, इसलिए उसके अंदर से एक excessive pressure काम करता है। मैं examples में quote कर रहा हूँ liquid drop को, the same goes for surface, the same goes for soap bubble also, but वहां पे कहानी में हल्का सा बस एक अंतर आएगा, free surface का मसला आएगा, ठीक है? liquid drop जहां तक बात है ना,
ये लिक्विड ड्रॉप था, ठीक है। तो लिक्विड ड्रॉप में क्या है कि लिक्विड ड्रॉप के पास फ्री सरफेस तो एक ही है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला सरफेस है ना, दैट इज बेसिकली अ फ्री सरफेस, क्योंकि वो कांटेक्ट विथ एयर है। लिक्विड ड्रॉप में क्या हो रहा है, जो टॉप मोस्ट सरफेस है ना, बस वो है इन कांटेक्ट विथ एयर। लेकिन जो अगर आप सोप बबल की बात करोगे, उसके अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है। सोप बबल के अंदर भी हवा है, सोप बबल के बाहर भी हवा है, तो वहां पे कैसा हो जाएगा, फिर दो फ्री सरफेस हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक की बात पूरी क्लियर थी आप लोगों के दिमाग में? यह सब पूरा क्लियर था। तो वी आर कंसर्न ओनली विद हाँ, तो ये वाली बात समझ में आ गई है कि एक्सेसिव प्रेशर काम करेगा लिक्विड ड्रॉप के अंदर भी और सोप बबल के अंदर भी, ठीक है। अब क्या बोल के रखा है, तो वी आर कंसर्न्ड ओनली विद द एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप एंड एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। तो हमें डेरिवेशन, हमें पूरा फोकस करना है ओनली ऑन द एक्सेसिव प्रेशर। कहां पे? वी आर कंसर्न्ड ओनली विद द एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप एंड द एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। हमें बस इन दो चीजों पर फोकस करना है। क्या तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई है? यस सर, ये वाली बात बहुत ही उम्दा तरह से, सुप्रीम तरह से क्लियर हो गई है, कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है एज सच, ठीक है। पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात है, यस सर पक्की बात है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप निकालने वाले हैं। अब क्या निकालने वाले हैं सर? अब हम करने वाले हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो कंसिडर अ लिक्विड ड्रॉप जिसका रेडियस था r के बराबर, ठीक है। नाउ द मॉलिक्यूल्स लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड ड्रॉप ड्यू टू सरफेस टेंशन विल एक्सपीरियंस अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग इनवर्ड्स, ठीक है। सरफेस टेंशन का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, वो अल्टीमेटली अंदर ही काम करेगा, सरफेस एरिया मिनिमाइज करने का ट्राई करेगा। इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स काम करेगा सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स। सिंस द साइज ऑफ द लिक्विड ड्रॉप कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो, क्योंकि लिक्विड ड्रॉप अपने एग्जिस्टेंस को जाने कैसे देगा? लिक्विड ड्रॉप ऐसे कैसे कि हाँ भैया दबा दो, हमें गायब कर दो पूरा, ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो झाड़ू है ना, तो सिंस द साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉप कैन नॉट बी, मतलब इसको तो ऐसा फैक्ट स्टेट किया जा रहा है कि भाई ये नहीं बोला जा रहा है कि लिक्विड ड्रॉप नहीं करने दे रहा है, ये बोल रहे हैं कि भाई लिक्विड ड्रॉप का साइज तो आप जीरो कर ही नहीं सकते, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? ये एग्जिस्टेंशियल टेंडेंसी है। तो सिंस द साइज ऑफ द लिक्विड ड्रॉप कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो ड्यू टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन के फोर्सेस के कारण लिक्विड ड्रॉप का जो साइज है वो जीरो नहीं किया जा सकता है। तो देयरफॉर द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड इट, ठीक है। तो जो प्रेशर अंदर से आ रहा है, एक्सेसिव प्रेशर जो अंदर से आ रहा है ना, जो अंदर से आ रहा है प्रेशर, वो ऑब्वियसली दबाने वाले प्रेशर से, कॉन्ट्रैक्टिंग प्रेशर से ज्यादा होगा। कॉन्ट्रैक्टिंग प्रेशर तो बाहर से आ रहा है, आउटसाइड से आ रहा है, ठीक है। This excess of pressure inside the drop will provide a force acting outwards perpendicular to the surface, ठीक है। अगर contracting forces सारे के सारे perpendicular inwards हैं, तो जो excessive pressure का जो है वो होगा perpendicularly outwards, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Now perpendicularly outwards to the surface to counterbalance the resultant force, to counterbalance the resultant force due to surface tension, ठीक है। तो जैसे ही आपने surface tension के resultant contracting force को आपके एक्सेसिव प्रेशर ने काउंटर बैलेंस कर लिया, आपके अंदर से आने वाले इनसाइड वाले प्रेशर ने काउंटर बैलेंस कर लिया, तो वहां पे जो लिक्विड ड्रॉप है ना, वो आ जाएगा इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और तभी आपको वो दिखाई देता है एक नॉर्मल कंडीशन सिनेरियो में, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर हो गया। मैं चाहूंगा पहले आप इस थ्योरी का स्क्रीनशॉट लें और फिर डेरिवेशन आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना प्लीज। चलिए फिर यहां तक की बात पूरी शानदार तरह से, जानदार तरह से समझ में आ गई थी। यस सर, पूरा फंडा क्लियर हो गया था, ठीक है। तो अब हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें निकालना है एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। मैं आपको बता चुका था सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है ना, कि वो जो लिक्विड सरफेस होता है वो ट्राई करता है कि उसका सरफेस एरिया मिनिमम से मिनिमम हो जाए, ठीक है। अगर सिर्फ सरफेस टेंशन वाले ही फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होते तो लिक्विड सरफेस का एरिया छोटा 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 और छोटा, अल्टीमेटली फिर वो वैनिश ही हो जाता। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? नहीं सर, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि वो लिक्विड ड्रॉप जो है ना, वो अपने शेप को अटेन करने का ट्राई करता है, जिसके चक्कर में अंदर से एक एक्सेसिव प्रेशर आ रहा होता है, और वो कितना एक्सेसिव प्रेशर होगा वही अपन को निकालना है, ठीक है। तो अपन एक काम करेंगे, सबसे पहले ना मैं आपको इसका जो पूरा सेटअप है ना वो बना करके दिखाता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे लिक्विड ड्रॉप गिरा जैसे लिक्विड ड्रॉप गिरा तो उसका जो रेडियस था, जैसे लिक्विड ड्रॉप गिरा तो उसका जो रेडियस था सर, उसका रेडियस था r के बराबर। बोले हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है।
अब ना अगर आप लिक्विड ड्रॉप के पूरे गिरने वाले प्रोसीजर को अगर आप स्लो मोशन में कैप्चर करेंगे ना, तो जैसे ही लिक्विड का ड्रॉप गिरता है ना, तो उसके अंदर क्या आता है, एक सडन एक्सपेंशन आता है, उसके बाद एक हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन आता है और उसके बाद से फिर वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो लिक्विड के ड्रॉप के गिरते ही सडन एक्सपेंशन जो आया ना, एक्सपेंशन के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? एक्सपेंशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल है वो भले मोमेंटरी सडन एक्सपेंशन था, माइन्यूट एक्सपेंशन था, लेकिन उस माइन्यूट एक्सपेंशन को के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल था सर? अंदर से आने वाला एक्सेसिव प्रेशर। ठीक है, और वो जो स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था सर? स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है सरफेस टेंशन की। क्या आप लोग को ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, इसका रेडियस कितना होता है फिर? आर के बराबर। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें आता है सडन एक्सपेंशन, ऐसा एक्सपेंशन आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। तो एक्सपेंशन आता है ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर। एक्सपेंशन जो आता है सर, एक्सपेंशन आता है दरअसल ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, देखना मेरी बात, आर था इसका रेडियस, और अब ये जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर के बराबर। ये अपने पास क्या हो जाएगा सर? आर प्लस डेल्टा आर के बराबर। दिस इज द रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर। ठीक है, यहां तक का मसला पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। अब जरा ध्यान देते हुए चलेगा, तो वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना सर, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना सर, वो होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए, तो आप इसको लिख दीजिए। देखिए, अब ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें एक्सेसिव प्रेशर की बात करनी है, मतलब मुझे कुछ भी करके प्रेशर का जो टर्म है वो तो यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। तो अब एक बहुत ही प्यारी सी बात होती है, देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है सर? प्रेशर इज इक्वल टू बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो अगर फोर्स निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो ये किस तरह का प्रेशर होगा सर? एक्सेसिव प्रेशर होगा। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा सर? प्रेशर इनटू एरिया। तो ये अपने पास कैसा हो जाएगा? एक्सेसिव प्रेशर। ये अपने पास में क्या हो जाएगा सर? एक्सेसिव प्रेशर इनटू क्या हो जाएगा सर? एरिया हो जाएगा। एक्सेसिव प्रेशर इनटू क्या हो जाएगा सर? एरिया हो जाएगा। और उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट था ना, आप जरा गौर करना, इसका रेडियस आर के बराबर था और बड़े वाले स्फीयर का रेडियस आर प्लस डेल्टा आर के बराबर था। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट सर? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट जस्ट डेल्टा आर के बराबर। अपने पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा सर? डेल्टा आर के बराबर। ठीक है, अब ये जो खूबसूरत सी यहाँ पे इक्वेशन बन रही है ना, इसको अपन नॉर्मल टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या बन करके आ जाएगा ये कि सर वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो चुका था प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर अपने पास कितना हो चुका है? प्रेशर मतलब वही एक्सेसिव प्रेशर, तो उसको अपन ने पी से कर दिया रिप्रेजेंट। ठीक है, एंड व्हाट इज द एरिया? तो सर एरिया स्फीयर का होता है 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेसिव प्रेशर जिस एरिया पे काम कर रहा था दैट वाज 4 पाई आर का स्क्वायर। उसके बाद क्या हो रहा है सर? डिस्प्लेसमेंट अपने पास कितने अमाउंट का है सर? डेल्टा आर के अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट है, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा बहुत ही शानदार जानदार तरह से क्लियर हो गया? ये सब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब ना अपन आते हैं इसमें कहानी के अगले वाले पहलू के ऊपर, इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मूला फॉर सरफेस एनर्जी। अब आप लोग को याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एनर्जी का। जल्दी बेटा शुरू हो जाओ तुरंत से पहले। इन अकॉर्डेंस विथ the formula, in accordance with the formula of surface energy। सरफेस एनर्जी के फॉर्मूले के बारे में जरा बात तो कर लें। इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मूला फॉर सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर? सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए हो जाता है, मतलब इंक्रीज इन द एरिया हो जाता है। क्या आप लोग को ये वाली बात चमक रही है? यस सर, तो सरफेस एनर्जी मतलब वर्क, बिकॉज किसी भी सिस्टम पे आप जो वर्क करते हैं वही वर्क सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है उसके एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, किसी भी सरफेस को बनाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ा होगा वही वर्क उस सिस्टम के अंदर में स्टोर हो गया होगा उसके एनर्जी के फॉर्म में, कॉल्ड एज द सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर जो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है S टाइम्स डेल्टा ए। आ रही है वाली बात समझ में? वर्क डन या सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? S टाइम्स डेल्टा ए, जहां पे S इज द सरफेस टेंशन और डेल्टा ए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? इंक्रीज इन द एरिया। डेल्टा ए तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन द एरिया। ठीक है, अब जरा गौर फरमाते हुए चलना, तो वर्क डन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे S टाइम्स कहानी हो चुकी है डेल्टा ए के बराबर। तो व्हाट इज बेसिकली, अच्छा देखो पहली बात तो ये समझना कि यहाँ पे ना कितने फ्री सरफेसेस हैं। तो पहली बात व्हाट इज बेसिकली अ फ्री सरफेस? तो फ्री सरफेस
सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है, फ्री सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जो कि एयर के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द डायग्राम फॉर अ लिक्विड ड्रॉप। पानी की बूंद है, ये पानी की बूंद है, लिक्विड ड्रॉप है, पानी की बूंद है। तो पानी की बूंद में खास बात क्या है कि उसका जो ऊपर वाला सरफेस है ना, बस वो इन कांटेक्ट विद एयर है, उसका जो अंदर वाला सरफेस है वो तो पानी पानी है पूरा। तो जो बाहर वाला सरफेस है बस वही एयर के कांटेक्ट में है, तो एयर तो सिर्फ एक ही इसके पास फ्री सरफेस होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इमेजिन करें एक सोप का बबल, ठीक है, तो सोप के बबल में क्या होता है, उसके बाहर भी अगर देखा जाए तो हवा ही है, उसके अंदर भी अगर देखा जाए तो हवा ही है, ठीक है। तो अपने पास अगर एक सोप बबल है ना, तो उसके पास दो होंगे फ्री सरफेसेस, और अगर अपने पास एक लिक्विड ड्रॉप है तो उसके पास सिर्फ एक ही फ्री सरफेस होगा। इतनी सी बात पूरी क्लियर है आपको? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एस टाइम्स डेल्टा ए हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं अपन, यहाँ पे देखो सरफेस टेंशन के लिए अपन ने खैर ठीक है एस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डेल्टा ए का मतलब क्या होता है? डेल्टा ए का मतलब होता है इंक्रीज इन द एरिया, ठीक है। तो अपन इसमें लिख देंगे इंक्रीज इन द एरिया। उससे पहले लिख देता हूं कि नाउ this liquid drop has only one free surface. Now this liquid drop has only वन फ्री सरफेस, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही फ्री सरफेस है तो अपने पास जो सरफेस एनर्जी है या अपने पास जो वर्क है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो एक ही फ्री सरफेस था तो एस इंटू डेल्टा ए का मतलब क्या होता है? डेल्टा ए का मतलब होता है इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। डेल्टा ए का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, ठीक है। बोलो ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर, ये वाली बात बखूबी समझ में आ रही है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको कहानी में इसके आगे लेके चलते हैं ना। व्हाट इज द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया? तो सर फाइनल सरफेस एरिया माइनस कर देंगे इनिशियल सरफेस एरिया, ठीक है। सर व्हाट इज द इनिशियल एरिया? तो अपने पास दिस वाज द इनिशियल सरफेस। मैंने बताया था ना आप लोग को, पहले ये वाला सरफेस था, उसके बाद जैसे ये लिक्विड ड्रॉप इसके ऊपर फॉल करा तो लिक्विड ड्रॉप के फॉल करते ही बेसिकली क्या हो जाएगा कि देयर विल बी अ सडन एक्सपेंशन, ठीक है। तो पहले अच्छा एक्सपेंशन जो आ रहा है उसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है, एक्सपेंशन के पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, दैट इज द एक्सेसिव प्रेशर कमिंग फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल केस ये वाला हो जाएगा और फाइनल सिनेरियो ये वाला हो जाएगा, ये वाला सरफेस, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। सही था यहाँ तक का फंडा? यस सर, यहाँ तक का फंडा बिल्कुल सही था। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू आ चुका है अपने पास में सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन द एरिया, ठीक है। अब अपन एरिया को कैसे इंक्रीज करेंगे तो जरा गौर करना। ये दिस वाज द इनिशियल सरफेस एरिया और उसके बाद एक्सपैंड होकर के ये बन चुका है तुम्हारे पास में क्या? फाइनल सरफेस एरिया। तो करें जरा इस पे कार्यक्रम शुरू, ठीक है। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, उसके बाद क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। तो एरिया फाइनल माइनस क्या हो जाएगा? एरिया इनिशियल, ठीक है। एरिया फाइनल माइनस क्या हो जाएगा? एरिया इनिशियल। एस को रखेंगे बाहर, तो व्हाट इज द एरिया फाइनल? तो 4 पाई और मतलब बड़े वाले सरफेस का स्क्वायर का रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई और उसके बाद क्या हो जाएगा? रेडियस कितना है? जो बड़ा वाला स्फीयर है आप उसको देख सकते हैं, जो बड़ा वाला जो फाइनल स्फीयर है उसको आप देख सकते हैं, उसका रेडियस है सर r प्लस डेल्टा आर। तो यहाँ पे आपको r प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर जो है वो करना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। माइनस से करेंगे अपन इनिशियल का एरिया, तो क्या हो जाएगा? 4 पाई r का स्क्वायर। यस सर, बढ़िया है। एस को रखा बाहर, मैं तो बोलता हूँ 4 पाई को भी बाहर रख लेते हैं यार, 4 पाई को भी अपन कॉमन निकाल करके बाहर रख ले तो 4 पाई एस हो जाएगा। अब एक काम करें अपन, ये r प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर चल रहा था तो अपने पास में क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर मतलब डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 2ab, तो 2r डेल्टा आर, 2r डेल्टा आर माइनस करेंगे अपन। तो यहाँ पे 4 पाई तो कॉमन आ चुका था, 4 पाई कॉमन आ गया तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या सर? r का स्क्वायर बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। अब देख क्या होता है ना, यहाँ पे r का स्क्वायर और वहां पे r का स्क्वायर था, तो r के स्क्वायर से r का स्क्वायर जो है वो निपट जाएगा। अब मेरी बात सुनते हुए चलना है इसके बाद, ठीक है।
वो बात ये है कि अब जो डेल्टा आर आया था ना, दिस वाज अ वेरी 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 स्लाइट एक्सपेंशन इन द सरफेस ऑफ द लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट सा एक्सपेंशन था, मतलब डेल्टा आर की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। अगर डेल्टा आर की वैल्यू बहुत छोटी है ना, तो डेल्टा आर का अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो वो तो और भी छोटा हो जाएगा। अब तुम सोच सकते हो सर स्क्वायर करने से तो वैल्यू बढ़ जाती है, यहाँ पे आप छोटी कैसे बोल रहे हो भाई? डेल्टा आर जैसे मान ले एग्जाम्पल के तौर पर लेना, अब ठीक है, अगर मैं छोटा बोल रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये है अगर डेल्टा आर स्मॉल है, अगर डेल्टा आर छोटा है, इसका मतलब ये ऐसा मान लेते हैं कि डेल्टा आर की वैल्यू मान लेते हैं 0.1, ठीक है, तो मतलब कितना हो जाएगा 1/10। अब तुम्हें चमक गया कि अच्छा सर छोटा मतलब 1 से छोटा, यूनिटी से छोटा, बिल्कुल सही बात है। तो अगर डेल्टा आर है 0.1 ना, तो इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा ना, तो ये 1/10 नहीं, ये आ जाएगा सर क्या 1/100, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 1/100 हो जाएगा इसका स्क्वायर। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार तरह से बैठ गया? यस सर, ये वाला फंडा शानदार जानदार तरह से बैठ गया, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो अगर कोई क्वांटिटी छोटी है तो उसका स्क्वायर करने पे आंसर जो आएगा वो और भी ज्यादा छोटा आंसर आता है, ठीक है। तो आप फिर इतना छोटा आता है कि आप फिर उस आंसर को ना नेग्लिजिबल मान सकते हो, उसको ओमिट कर सकते हो। उसका मतलब डेल्टा आर का स्क्वायर को आप ओमिट कर दोगे अगर डेल्टा आर की वैल्यू छोटी है तो, ठीक है। अब आ गई मेरी बात समझ में? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। इसको अपन लिख देते हैं ऐसे, नाउ there was a very small expansion. Now there was a very small, now there was a very small expansion, now there was a very small expansion produced in the liquid drop. Now there was a very small expansion produced in the liquid drop, ठीक है। जब बहुत ही छोटा सा एक्सपेंशन प्रोड्यूस हो रहा है लिक्विड ड्रॉप के अंदर, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा आर इज स्मॉल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा आर जो है ना, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है। अगर डेल्टा आर बहुत छोटा है तो फिर अब ऐसा होता है कि अगर डेल्टा आर छोटा है ना, तो डेल्टा आर का स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल, ठीक है। अगर डेल्टा आर छोटा है तो डेल्टा आर का स्क्वायर जो है ना बिकम्स नेग्लिजिबल, डेल्टा आर का स्क्वायर जो है ना, दिस बिकम्स नेग्लिजिबल। डेल्टा आर का स्क्वायर जो है ना, दिस बिकम्स नेग्लिजिबल, ठीक है। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर हो गया? सर सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलें सर, अब अगर ये वाली बात समझ में आ गई है कि डेल्टा आर का स्क्वायर नेग्लिजिबल हो चुका है, तो अपन एक काम करते हैं ना, इसको फिर यहां से अपन उड़ा ही देंगे, ठीक है। जब इसको अपन यहां से उड़ा देंगे तो अपने पास में क्या बचेगा? अब इसके बाद डेल्टा आर के स्क्वायर को ओमिट करने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 4πs, ठीक है, 4πs। और अपने पास यहाँ पे क्या बच रहा है? 2r डेल्टा आर। ये अपने पास बच रहा है सर 2r डेल्टा आर। अब तुम ये मत बोलना कि सर ये जो डेल्टा आर था वो तो छोटा था, तो सर यहाँ पे आप डेल्टा आर को क्या जीरो मानने वाले हैं? नहीं बेटा, डेल्टा आर को हमने सिर्फ छोटा मान के रखा है, ठीक है। तो छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। डेल्टा आर की वैल्यू छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं जिनकी वैल्यू छोटी होती है। तो डेल्टा आर की बस वैल्यू छोटी है, लेकिन एक बहुत ही प्यारी बात यह है कि डेल्टा आर बचेगा, लेकिन डेल्टा आर का स्क्वायर जब किया जाएगा ना, तो डेल्टा आर के स्क्वायर की वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी कि फिर आप उसको लेके चल नहीं पाओगे। तो डेल्टा आर छोटा है लेकिन वो रहेगा फिर भी इक्वेशन के अंदर, और ऑन द अदर हैंड डेल्टा आर का स्क्वायर बिकम्स इनसिग्निफिकेंटली लो, तो वो इक्वेशन से गायब हो जाएगा। ये वाली बात मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। डेल्टा आर का स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबल। तो यहां पे जब आप वर्क को निकालेंगे ना, तो वर्क अपने पास में कितना हो जाएगा? 8πs/r डेल्टा आर, ठीक है। एंड दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? दिस वाज इक्वेशन नंबर 1 और अभी आई तुम्हारे पास में इक्वेशन नंबर 2। अब बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ना आराम से इक्वेट कर दीजिएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा एक्सेसिव प्रेशर, ठीक है। चले सर, यहां से कहानी को अब जरा आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं एक सेपरेशन दे दूं क्या आप लोग के लिए? यहां पे एक सेपरेशन अपन यहां पे दे देते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं सर? इक्वेट करने वाले हैं दोनों ही इक्वेशंस को, ठीक है। तो इक्वेट करेंगे पहली वाली इक्वेशन को एंड दूसरी वाली इक्वेशन को, तो हमें क्या समझ में आता है? तो हमें ये समझ में आता है कि P टाइम्स, अच्छा फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। तो P टाइम्स 4πr का स्क्वायर, तो ये हो गया अपने पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना सर? डेल्टा आर के बराबर डिस्प्लेसमेंट था, इसी को कितना है? 8πs/r और उसके बाद डेल्टा आर, 8πs/r, उसके बाद में फिर क्या सर? डेल्टा आर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई निपटाना शुरू करें इसको क्या अपन यहाँ पे अच्छे से। तो यहाँ पे डेल्टा आर से
डेल्टा आर निपट जाएगा, इस वाले आर से एक आर निपट जाएगा, यहाँ पे पाई से एक ये वाला पाई निपट जाएगा, तो 8s और नीचे एक आर चले जाएगा और नीचे 4 भी चले जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे आप इसमें कहानी को आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये अपने पास जो प्रेशर है ना वो अपने पास में कितना आ जाएगा, जरा देखना भाई, 8s था और नीचे कितना आ जाएगा 4r। ठीक है, यहाँ पे 8s था और नीचे कितना आ जाएगा 4r, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2s/r। तो एक्सेसिव प्रेशर अपने पास में कितना हो जाएगा सर, 2s/r। दिस इज गोइंग टू बी द एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। दिस इज गोइंग टू बी द एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा बहुत ही शानदार जानदार तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो भाई जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये आ चुका है अपने पास में एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, तो डेरिवेशन की जो शुरुआत हुई थी ना, वो डेरिवेशन की शुरुआत हुई थी यहाँ से। आई बात समझ में? यस सर, ये वाली बात समझ में आ रही है। डेरिवेशन की शुरुआत यहाँ से हुई थी और इसके लिए जो रिक्वायर्ड थ्योरी था, वो रिक्वायर्ड थ्योरी आपके लिए साक्षात यहाँ पर गिवन थी, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप निकालने की थ्योरी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ चुकी है आप लोग को? यस सर, बिल्कुल आ चुकी है। अब उसके बाद में फिर आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले चुके हैं, अब आप फिर लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, दिस वाज द कंक्लूसिव स्लाइड। ठीक है, यहां पे खत्म होता हुआ अपना क्या, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। चलो बढ़िया, आगे बढ़े अब। यस सर, ठीक है, तो ये वाला फंडा पूरा दिमाग में क्लियर हो चुका है। यस सर, क्लियर हो चुका है। तो फाइनल फॉर्मूला जो आना था एक्सेसिव प्रेशर का, वो आ गया 2s/r। याद रखिएगा, यहाँ पे P का मतलब क्या है, नॉर्मल प्रेशर नहीं है, ये कोई ऐसा वैसा प्रेशर नहीं है भाई, दिस इज द एक्सेसिव प्रेशर। इस बात पे खास फोकस करना है कि ये जो P है ना, दिस इज द एक्सेसिव प्रेशर। ये जो P है ना अपने पास में, दिस P इज द एक्सेसिव प्रेशर। उसके बाद जो S है ना अपने पास में, दिस इज द सरफेस टेंशन। ये जो S है अपने पास में, दिस इज द सरफेस टेंशन। और उसके बाद जो अपने पास में R यहां पर गिवन है ना, दिस इज द रेडियस ऑफ द liquid drop. This is the radius of the liquid drop. This is the radius of the लिक्विड ड्रॉप। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली बात बहुत ही शानदार तरह से बैठ गई है? यस सर, ये वाली बात बहुत ही जानदार तरह से बैठ गई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको लेके चलेंगे अगले वाले केस में, जहां पे फिर से निकालना है एक्सेसिव प्रेशर, लेकिन निकालना है इन द केस ऑफ अ सोप बबल। ठीक है, ये वाला मसला पूरा क्लियर हो गया है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा शानदार जानदार तरह से क्लियर हो चुका है। ठीक है, नाउ एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल की बात की जाएगी। ठीक है, तो जब हम एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल की बात करेंगे, तो यहां पर ना सबसे बस एक छोटी सी चीज जो आपको डिफरेंस लग रहा होगा इसके अंदर, वो ये था कि सर लिक्विड ड्रॉप वाले केस में 2s/r था, लिक्विड ड्रॉप वाले केस में जो फॉर्मूला था वो 2s/r था। तो लिक्विड ड्रॉप में एक फ्री सरफेस था, इसलिए वहां पे फॉर्मूला 2s/r था। और सोप बबल की जब हम बात करेंगे तो वहां पे दो फ्री सरफेस होते हैं, तो वहां पर जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 4s/r। ठीक है, तो पहले मैं चाहूंगा कि आप ना एक चीज जरूर लिख लें कि व्हाट इज अ फ्री सरफेस। ठीक है, इसको आप डिफाइन कर दीजिए कि फ्री सरफेस इज डिफाइंड एज द सरफेस ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। ठीक है, फ्री सरफेस इज डिफाइंड as the surface of the liquid. Free surface is defined as the surface of the liquid. Free surface is defined as the surface of the liquid in contact with air. Free surface is defined as the surface of liquid in contact with air. हवा के साथ जो सरफेस कांटेक्ट में है उसे कहा जाता है फ्री सरफेस। आ गई ये वाली बात समझ में? ठीक है सर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये सोप बबल वाला जो पूरा मैटर था ना, इसको अपन अब यहाँ से कहानी को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, रेडी हो भाई? यस सर, रेडी हैं। तो अपन एक काम करते हैं, कंसिडर अ सोप बबल, कंसिडर अ सोप बबल ऑफ रेडियस r।
ठीक है। इस सोप बबल का जो रेडियस है ना वो है आर के बराबर, तो कंसिडर अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। अब इस सोप बबल के अंदर एक मोमेंटरी एक्सपेंशन आएगा डेल्टा आर के अमाउंट का, और जो ये मोमेंटरी एक्सपेंशन आ रहा है इसके पीछे का रीजन क्या है सर? एक्सपेंशन के पीछे का एक ही रीजन होता है एक्सेसिव प्रेशर, और कॉन्ट्रैक्शन के पीछे का एक ही रीजन होता है फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। आगे ये वाली बात समझ में, तो क्या लिखा है कि कंसिडर अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर, एंड उसके बाद क्या है, द एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, द एक्सेसिव, भाई इसको नोट करते हुए चलना मेरे साथ साथ, ठीक है। द एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, द एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, the excessive pressure inside the soap bubble results into a momentary expansion of delta R, ठीक है। results into a momentary expansion of delta R, results into a momentary expansion of amount delta R, results into a momentary expansion of amount कितना है सर? यहाँ पे डेल्टा आर का अमाउंट है, बोलो हाँ कि ना? ये सर ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद जरा गौर करते हुए चलना, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दिस एंटायर प्रोसेस, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज प्रेशर? तो सर प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो वहां से फोर्स क्या हो जाएगा सर? प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई है? तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो वहां से फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे कौन सा प्रेशर, तो सर यहाँ पे जिस प्रेशर की आप बात करेंगे ना, दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सेसिव प्रेशर, ठीक है, अंदर से आने वाला एक्सेसिव प्रेशर। सेम डेरिवेशन का पूरा फिनोमेना, पूरा प्रोसेस है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसमें गलती बिल्कुल ना करें, बस अच्छे से ध्यान देते हुए चलना। अगर आपने डेरिवेशन कर लिया लिक्विड ड्रॉप वाला, तो फिर यहाँ पे कोई आपको दिक्कत थोड़ी ना आने वाली है, ठीक है, और दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये तो मेरा काम है आपके लिए, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया, तो आप लिख देंगे एक्सेसिव प्रेशर, इसका बस खास ख्याल रख लेना, इनटू एरिया। लेकिन अब जरा गौर करें, जो लिक्विड, जो सोप बबल के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है उसका अमाउंट कितना होगा सर? डेल्टा आर का अमाउंट ही होगा, ठीक है। आप इसको जरा यहाँ पे एक बार देख सकते हैं इसको अच्छे से। वो तो पहले वाले केस में तो आप लिक्विड ड्रॉप की बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इस वाले केस में अपन बात कर रहे हैं सोप बबल की। इनिशियली दिस वाज द सोप बबल, ठीक है, उसके बाद एक्सपेंशन होकर के दिस बिकेम द सोप बबल, ठीक है। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इनिशियली जो अपने पास में रेडियस था, यहां से लेते ना, इनिशियली रेडियस वाज आर, उसके बाद एक्सपैंड होने के बाद रेडियस बिकेम आर प्लस डेल्टा आर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, पूरा फंडा क्लियर है। तो इनिशियली रेडियस वाज आर और फाइनली रेडियस बिकेम आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो चुका है? एक्सपेंशन तो हो ही रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। तो इनिशियल सरफेस ये वाला था, एक्सपैंड हो गया, वो तो एक्सपैंड होके फिर वो बन चुका है फाइनल सरफेस एरिया, तो उसका जो रेडियस हो जाएगा सर, वो हो जाएगा कितना अपने पास? आर प्लस डेल्टा आर के बराबर। यस सर, ये वाला मसला पूरा क्लियर हो चुका है। तो अपने पास यहाँ पे जो वर्क की आधी इक्वेशन थी वो क्या थी? देखो बस मैंने अभी फोर्स को खोला है, ठीक है, और फोर्स कैसे खुल गया सर? प्रेशर इंटू एरिया के तौर पर खुल गया। फोर्स कैसे खुल गया सर? प्रेशर इंटू एरिया के तौर पर खुल गया। वो भी कौन सा प्रेशर सर? दिस इज द एक्सेसिव प्रेशर, ठीक है। इंटू एरिया कर दिया, इंटू अपने पास में क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर के बराबर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया सर? डेल्टा आर के बराबर। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेसिव प्रेशर मतलब P, सरफेस एरिया, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर का स्क्वायर। सर्कल का ऑन द अदर हैंड, एक सरफेस एरिया अगर सर्कल का निकालना होता है ना, चपटा 2D सरफेस, प्लेन सरफेस सर्कल, तो वहां पे हो जाता है पाई इंटू आर का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेसिव प्रेशर एरिया हो चुका है, और यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला मसला पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर। तो P इंटू 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा सर? डेल्टा आर हो जाएगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टिल नाउ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके ठीक बाद ना, हम दरअसल वर्क को रिलेट करने वाले हैं विद द सरफेस एनर्जी। और सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर? सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन द एरिया। इनफैक्ट एरिया को इंक्रीज करने में ही जो वर्क लगता है ना, वही वर्क सरफेस के अंदर स्टोर हो जाता है उसकी एनर्जी के फॉर्म में। इतने इत्मीनान से बता रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। बताते हुए चलना, मुझे कमेंट सेक्शंस में अगर लग रहा है ना कि वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है, तो बनता ही है कि आप इस वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे और शेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है।
ठीक है। चलिए, तो यहां तक का मसला पूरा क्लियर हो चुका है। मैं चाहूंगा एक दफा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर आपको कहानी में इसके आगे लेके चलते हैं, ठीक है। यहां तक का मसला पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। चलिए आ जाइए अब यहाँ पे। तो इन अकॉर्डेंस विथ द फॉर्मूला फॉर सरफेस एनर्जी, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? इन अकॉर्डेंस, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? इन अकॉर्डेंस विथ द फॉर्मूला फॉर सरफेस एनर्जी, इन अकॉर्डेंस विथ द फॉर्मूला फॉर सरफेस एनर्जी, इन अकॉर्डेंस विथ द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन द एरिया, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कि हियर इन द केस ऑफ सोप बबल, अभी हम बात कर रहे हैं सोप बबल वाले केस में, ठीक है। हियर इन द केस ऑफ सोप बबल अपने पास कितने फ्री सरफेस होंगे? सर यहाँ पर हमारे पास होने वाले हैं कुल मिलाकर के 2 फ्री सरफेस, बिकॉज मैं पहले से क्लियर कर चुका हूँ कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय अ फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस वो लिक्विड का सरफेस होता है जो कि एयर के कॉन्टैक्ट में होता है। क्या बोला मैंने? लिक्विड सरफेस, वैसा लिक्विड सरफेस जो इन कॉन्टैक्ट विथ एयर होता है उसे कहा जाता है फ्री सरफेस, ठीक है। तो लिक्विड ड्रॉप में एक फ्री सरफेस था, सोप बबल में 2 फ्री सरफेसेस हैं, ठीक है। हियर इन द केस ऑफ सोप बबल देयर आर 2 फ्री सरफेसेस। इन द केस ऑफ सोप बबल देयर आर 2 free surfaces. There are 2 free surfaces. In the case of soap bubble there are 2 free surfaces, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा? अगर 2 फ्री सरफेस हैं तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ सरफेस टेंशन, दोनों सरफेस पे काम करेगा फिर सरफेस टेंशन, ठीक है। और यहाँ पे जो डेल्टा ए था ना, इस डेल्टा ए का मतलब क्या होता है सर? बेसिकली डेल्टा ए का मतलब होता है इंक्रीज इन द एरिया। इस डेल्टा ए का मतलब क्या हो जाएगा सर? इंक्रीज इन द एरिया। इस डेल्टा ए का मतलब क्या हो जाएगा सर? इंक्रीज इन द एरिया। नाउ व्हाट इज द इंक्रीज इन द एरिया? तो सर अगर आपको एरिया में इंक्रीज निकालना है, इसका एक ही तरीका होता है, फाइनल एरिया माइनस कर दीजिएगा इनिशियल एरिया, ठीक है। अब आप जरा गौर करिएगा, इनिशियल जो अपने पास लिक्विड ड्रॉप था ना, उसका रेडियस था आर के बराबर, और जो फाइनल लिक्विड ड्रॉप था उसका रेडियस था सर आर प्लस डेल्टा आर के बराबर, ठीक है। यहां तक का मसला पूरा क्लियर है? या सर यहां तक का मसला पूरा क्लियर है? ठीक है। चलिए, तो यहां से वर्क इज इक्वल्स टू 2s हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द इंक्रीज इन द एरिया? तो अपन क्या करेंगे इसके लिए सर? फाइनल एरिया और माइनस कर देंगे अगेन इनिशियल एरिया। सेम प्रोसीजर है, कोई इसके अंदर अलग चीज नहीं, एकदम सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो अब एक काम करते हुए चलना, यहाँ पे अपन पहले एक सेपरेशन दे देते हैं यार, ठीक है। कहानी आपको अच्छे से पल्ले पड़ेगी कि सेपरेशन दे दिया अपन ने, ठीक है। चलो भैया शुरू करें कहानी को। यस सर, तो अपने पास W इज इक्वल्स टू 2s तो आई चुका था। W इज इक्वल्स टू 2s तो आई चुका था ना। व्हाट इज ए फाइनल? तो सर फाइनली एरिया एक्सपैंड होकर के इतना बड़ा हो गया, उसका रेडियस था r प्लस डेल्टा आर, ठीक है। तो r प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, और ये अपने पास है फाइनल सरफेस एरिया, माइनस करेंगे इनिशियल सरफेस एरिया। तो इनिशियल सरफेस का जो रेडियस था ना वो आर के बराबर था, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा ये सर 4 पाई इंटू अपन क्या करेंगे सर? आर का स्क्वायर। ये वाला मसला पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा जानदार शानदार तरह से क्लियर है, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल्स टू अपने पास में कितना हो जाएगा? 2s हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना अपन, यहाँ से इसको खोलना शुरू करते हैं। तो 4 पाई, एक काम करूं क्या, 4 पाई कॉमन निकाल लूं क्या? यस सर सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 पाई कॉमन निकाल लेंगे तो 2s इंटू 4 पाई करेंगे ना तो 8 पाई s हो जाएगा। और यहाँ पे इसको अपन खोलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर? बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर? 2ab। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सही है। 4 पाई यहाँ से कॉमन आ चुका था, 4 पाई जैसे कॉमन आ गया ना तो यहाँ कितना बचेगा सर? r का स्क्वायर बचेगा। 4 पाई कॉमन आ चुका है तो बचेगा अपने पास में क्या? सिर्फ r का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हुए चलना है यहाँ पे इत्मीनान से, r के स्क्वायर से ना r के स्क्वायर को निपटा देना। बोलो हाँ कि ना? यस सर, r के स्क्वायर से r का स्क्वायर जो है वो निपट जाएगा। और अब आती है यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी बात, ठीक है सर। क्या है वो बात? जरा गौर करते हुए चलेगा। हम ऐसा मानते हैं कि इस लिक्विड वाले केस में ना यहाँ पे जो मोमेंटरी सडन एक्सपेंशन जो हुआ था ना वो बहुत ही माइन्यूट एक्सपेंशन हुआ था, जिसका मतलब ये है कि डेल्टा आर की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है, ठीक है। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे कि सिंस द एक्सपेंशन इन द लिक्विड ड्रॉप, क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे? सिंस द एक्सपेंशन in the liquid drop was very minute,
since the expansion in the liquid drop was very minute, therefore इसका मतलब क्या है कि डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, ठीक है। और यहां से समझने वाली बात क्या है कि अगर डेल्टा आर की वैल्यू बहुत छोटी है ना, इसका मतलब डेल्टा आर का स्क्वायर जो है दिस विल बिकम नेग्लिजिबल, ठीक है। अगर डेल्टा आर की वैल्यू बहुत छोटी है ना, तो देयरफॉर डेल्टा आर का स्क्वायर बिकम्स वेरी वेरी नेग्लिजिबल, ठीक है। तो देयरफॉर डेल्टा आर का स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबल, बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई है। तो देयरफॉर डेल्टा आर का स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल। अब यहां से क्या होने वाला है, अगर ऐसी बात है तो सर जो डेल्टा आर का स्क्वायर आपको नजर आ रहा है ना, ये अब इसके बाद नजर नहीं आएगा, बस अभी नजर आ रहा है, इसके बाद से ये गायब चलेगा अपने पास, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल्स टू, मेरी बात पे ध्यान देना अच्छे से, 8 पाई एस तो बाहर था ही, ठीक है। अंदर की जरा बात कर लें पर एक बार, तो यहाँ पे डेल्टा आर का स्क्वायर जो था ना, देखो पहली बात तो क्या है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर था वो पहली फुर्सत में निपट गया, ठीक है। अब क्या बचेगा, डेल्टा आर का स्क्वायर और एक था अपने पास 2r डेल्टा आर, ठीक है। नाउ एक्सपेंशन इतना छोटा हुआ, डेल्टा आर की वैल्यू बहुत छोटी थी, तो डेल्टा आर का स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबल, तो डेल्टा आर का स्क्वायर तो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास में सर, यहाँ बचेगा अपने पास में बस 2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर। तो देयरफॉर जो वर्क आएगा ना अपने पास, अब वो क्या आएगा पता है, 8 2 16, 8 2 16, तो 16 पाई एस, उसके बाद क्या हो जाएगा आर टाइम्स डेल्टा आर, तो 16 पाई एस आर टाइम्स डेल्टा आर, एंड दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो 16 पाई एस आर इंटू डेल्टा आर, दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार जानदार तरह से क्लियर हो पा रहा है? यस सर, क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। अब जरा गौर करना, अब कुछ नहीं है, अब बस चीजों को इक्वेट करना बचा है, इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। याद रखना, एक्सेस प्रेशर लिक्विड ड्रॉप में 2s बाई आर था, और एक्सेस प्रेशर सोप बबल वाले केस में 4s बाई आर है। इसके ये डिफरेंस जो ये डबल है ना, यहाँ पे एक्सेसिव प्रेशर सोप बबल में जो डबल है, इसका रीजन सिर्फ एक ही है, वो ये है कि सोप बबल के पास एक नहीं 2 फ्री सरफेसेस होते हैं, तो दोनों ही फ्री सरफेसेस पे सरफेस टेंशन काम करता है, जिस कारणवश जो एक्सेस प्रेशर है वो जस्ट डबल हो जाता है एज वन कंपेयर टू द लिक्विड ड्रॉप का फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर था। तो अपन एक काम करेंगे, एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद दूसरे वाले का स्क्रीनशॉट ले लेना, और फिर तो मैं कंक्लूड कर ही दूंगा उसको पूरा अच्छे से, ठीक है। ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया, ये सब क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड थ्योरी थी इसकी, और उसके बाद फिर यहाँ पे अपने पास डेरिवेशन का इंटरमीडिएट स्टेप था, यहाँ पे अपने पास में डेरिवेशन का इंटरमीडिएट स्टेप था। और अब क्या करने वाले हैं अपन, अब सर इक्वेट करने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से, ठीक है। रेडी हो भाई, कर दें पूरा कारनामा सही से? यस सर, कर देते हैं। तो अब लिख देते हैं अपन इसको कि इक्वेट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। तो नाउ अब क्या करने वाले हैं अपन सर, तो नाउ इक्वेट कर दीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से, इक्वेट फर्स्ट एंड द सेकंड वाली इक्वेशन, इक्वेट कर दीजिएगा फर्स्ट एंड द सेकंड वाली इक्वेशन। तो व्हाट वाज द फर्स्ट इक्वेशन, चेक करना पड़ेगा भाई, यहां से एक पीछे था, ठीक है। तो दिस वाज P 4 पाई आर का स्क्वायर, उसके बाद में डेल्टा आर हो गया था, ठीक है। तो अब जरा आगे बढ़ेंगे, तो यहां पे अपन क्या कर देंगे, P इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा सर, डेल्टा आर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 2 है 16 पाई एस आर इंटू डेल्टा आर। क्या है सर, 16 पाई एस आर इंटू डेल्टा आर, तो 16 पाई एस आर इंटू डेल्टा आर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दुख दर्द तकलीफ पीड़ा तो नहीं? ऐसा यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे काटा पीटी मचाओ। तो पहली बात तो ये पाई से पाई की हल्दी मेहंदी हो गई, इसको निपटाओ। उसके बाद डेल्टा आर और डेल्टा आर कट गया। अच्छा, आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि सर यहाँ पे आपने डेल्टा आर को क्यों छोड़ दिया था, ये जो डेल्टा आर है इसको आपने क्यों छोड़ दिया, इसको आपने ओमिट क्यों नहीं कर दिया, नेग्लेक्ट क्यों नहीं कर दिया? बेटा मैंने ये कहा था कि डेल्टा आर की वैल्यू छोटी है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू कम आती है, तो क्या हम सबको नलीफाई करते हुए चलते हैं क्या? नहीं सर, अगर डेल्टा आर की वैल्यू छोटी है ना तो फिर भी वो कंसिडरेशन में रहेगा, लेकिन डेल्टा आर छोटा है ना, तो उसकी वजह से डेल्टा आर का स्क्वायर जो था ना दैट बिकेम नेग्लिजिबली स्मॉल, तो उसको हमको ओमिट करना पड़ गया था। लेकिन यहां पे डेल्टा आर को ओमिट मत कर देना, आया समझ? यस सर, डेल्टा आर सिर्फ छोटा है, डेल्टा आर सिर्फ छोटा है, ओमिट करना है डेल्टा आर के स्क्वायर को, ठीक है। अब एक काम करें अपन यहाँ पे कुछ चीजें और निपटाते हुए चलें क्या, एक आर सर ये निपट गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या बचेगा अपने पास में, 4 टाइम्स प्रेशर बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 16
अच्छा 4 टाइम्स प्रेशर इंटू 1 R बच रहा है, और यहाँ पे बच रहा है सर 16 इंटू 1 बार S बच रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर अब जब अपन ये निकालेंगे ना एक्सेसिव प्रेशर, तो 16S अपॉन नीचे क्या आ जाएगा सर 4R हो जाएगा। तो 4 ने काटा 16 को, तो 4 से कटेगा, तो इवेंचुअली अपने पास एक्सेसिव प्रेशर कितना आ जाएगा सर 4S/R, ठीक है। यही तो मेन मसला होता है भाई, यही तो होता है मेन मसला। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप सोप बबल की बात करोगे ना तो वहां पे हो जाएगा कितना 4S/R, और लिक्विड ड्रॉप में कितना हो गया था 2S/R, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना अगर आपको होगा इसका पूरा, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर देंगे। जल्दी करना, 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट हो गया, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, डेरिवेशन के इंटरमीडिएट स्टेप्स, और फिर उसके बाद ये रहेगी आपके पास में इसकी कंक्लूसिव स्लाइड, ठीक है। ये वाला आपको पूरा फंडा समझ में आ गया है? यस सर। तो लिक्विड ड्रॉप, एक्सेसिव प्रेशर, ये वाले मसले मैंने आपके पूरे जो है वो शानदार तरह से क्लियर करवा दिए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर ना 2 चीजें जो थी आपको उनके ऊपर बहुत फोकस करना है, बेसिकली एक्सेसिव प्रेशर और कैपिलैरिटी, ठीक है। एक्सेसिव प्रेशर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ना कैपिलैरिटी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जो आपके दिमाग में चीज बसी होनी चाहिए वो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। डेफिनेशन लिखिए एक बार, जरा इसका डेफिनेशन देख लो, उसके बाद क्या समझ में आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना अपनी भाषा में, अपने तरीके से, कि सर हमने तो ये समझा, बाकी आप बता दीजिए। और उसके बाद अगर सही समझा होगा तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज फिर इसको मैं पूरा डिफाइन करवाने वाला हूं, लेकिन एक बार खुद से पढ़ के देखो, जल्दी करना प्लीज। चलिए फिर पक्का यहां तक का फंडा क्लियर हो गया? यस सर, यहां तक का फंडा क्लियर हो गया। तो अब जरा देखें क्या लिखा हुआ है एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल enclosed between the tangent to the liquid surface at a point of contact and the solid surface inside the liquid। अब जो इतनी भारी इंग्लिश है, इससे क्या अर्थ निकल करके आ रहा है मैं आपको बताता हूं। सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है, जरा गौर करिएगा। जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस, अगर अपने पास ना अपने पास मान लीजिए सॉलिड सरफेस है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने पास में एक सॉलिड सरफेस है, और यहाँ पे क्या है ना एक लिक्विड का ड्रॉप है। तो आप जानते हैं लिक्विड के केस में ना 2 तरह के फोर्सेस काम करते हैं। एक होता है अपने पास में क्या, वैसे मतलब बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 2 तरह के होते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, ठीक है। मतलब पानी का मॉलिक्यूल और दूसरा पानी का मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कोहेसिव फोर्स है। एक टेबल का मॉलिक्यूल, दूसरा टेबल का मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कोहेसिव है, ठीक है। लेकिन एडहेसिव फोर्स क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। मतलब एक पानी का मॉलिक्यूल है और एक टेबल का मॉलिक्यूल है, तो वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, दैट इज बेसिकली एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ही ये 2 क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं, मान लेते हैं वाटर की, ठीक है। तो वाटर वाले केस में सबसे खास बात क्या होती है ना, कि वाटर वाले केस में ना एडहेसिवनेस ज्यादा होता है, इसका जो एडहेसिव नेचर होता है ना वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, मतलब दूसरे में चिपकने की कैपेसिटी ज्यादा है और खुद के मॉलिक्यूल्स को बांध के रखने की जो कैपेसिटी है वो कम है। तो पानी वाले केस का ये वाला फंडा समझ में आ गया कि इसका जो एडहेसिव नेचर है, मतलब दूसरे में चिपकने का जो नेचर है वो ज्यादा है, और खुद में रहने का जो नेचर है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो अब जब अपन इसका ये सरफेस को बोलते हैं मेनिस्कस, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया इसका लिक्विड ड्रॉप, बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोग को, बिल्कुल आ रहा होगा सर। तो ये हमारे पास में एक लिक्विड का ड्रॉप का ये अपने पास मेनिस्कस है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो टॉप मोस्ट सरफेस है ना इसको मैं थोड़ा सा इंटैक्ट ही बना देता हूँ, ठीक है। नाउ जस्ट गो विद द फ्लो। क्या होगा ना कि अगर मैं इस लिक्विड ड्रॉप के अगर मैं सरफेस के ऊपर एक टेंजेंट को प्लॉट करूं, ठीक है, तो बस मैंने एक टेंजेंट को प्लॉट किया, तो फिर यहाँ बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो लिक्विड ड्रॉप है ना दैट वाज इन कांटेक्ट विद अ सॉलिड सरफेस फॉर श्योर, ठीक है। तो ये लिक्विड ड्रॉप था, अपने पास जो ये ग्रीन वाला है दिस वाज अ सॉलिड सरफेस, और यहाँ पर हमने एक टेंजेंट को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो अब होता क्या है, इस टेंजेंट, ठीक है, और सरफेस के बीच में बनने वाला एंगल, जरा गौर करना, ये था अपने पास में क्या, ये लिक्विड सरफेस, ये अपने पास सॉलिड सरफेस था, ठीक है। अब मजे की बात क्या होती है ना, जरा गौर करते हुए चलना, मैं ये बोलना चाह रहा था आपसे कि टेंजेंट और सरफेस के बीच में बनने वाला एंगल उसे कहा जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि वो जो एंगल आप बना रहे हो ना टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच में, उस एंगल के अंतर्गत ना लिक्विड इंक्लोज होना चाहिए। जैसे क्या होता है, सिंपल सी बात है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच का एंगल है, और टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट इज ऑन द मेनिस्कस या शेप, अपर शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, लिक्विड सरफेस। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर सिर्फ एंगल ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच का एंगल है
है, तो फिर आप इसको भी बोल सकते हो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कि हाँ सर टेंजेंट और सॉलिड सर्फेस के बीच का एंगल। लेकिन ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज वहां पे हवा इंक्लोज्ड है, वहां पे एयर इंक्लोज्ड नहीं है। ठीक है, वहां पे हवा इंक्लोज्ड थी, तो एयर कहां पे इंक्लोज्ड है सर? एयर है यहां पर इंक्लोज्ड, एयर है सर यहां पर इंक्लोज्ड, तो इस एंगल को कहा जाएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा बहुत ही शानदार तरह से बैठ गया है? क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा बहुत ही शानदार जानदार तरह से बैठ गया है क्या? यस सर बैठ गया। तो इस एंगल को कहा जाएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहां पे ये पानी वाला केस था जहां पर अधेसिव नेचर ज्यादा होता है। ठीक है, अब आपको मैं करवा देता हूं एक बार मर्क्यूरी वाला केस। ठीक है, तो मर्क्यूरी वाले केस की ना सबसे खास बात क्या होती है? मर्क्यूरी की सबसे खास बात क्या होती है कि मर्क्यूरी का जो कोहेसिव नेचर होता है ना वो बहुत तगड़ा होता है। मतलब मर्क्यूरी के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना उसका कोई तोड़ नहीं है भाई। ठीक है, मर्क्यूरी खुद में चिपकने का बहुत ट्राई करता है, और जैसे अब मैंने उसको वाटर के अंदर ग्लास सरफेस के अंदर डाल दिया उसको, ग्लास कंटेनर के अंदर, तो वो ग्लास कंटेनर को वेट नहीं करेगा। क्यों नहीं वेट करेगा? बिकॉज मर्क्यूरी ना चिपकता ही नहीं ग्लास कंटेनर के साथ। आया समझ के? नहीं आया? तो मर्क्यूरी का ना कोहेसिव नेचर बहुत ज्यादा अच्छा होता है, खुद में रहने की जो कैपेसिटी है, जो टेंडेंसी है वो काफी तगड़ी होती है, और किसी और में चिपकने की जो कैपेसिटी है वो ना के बराबर होती है। ये नेचर होता है मर्क्यूरी। ठीक है, तो अब आपको केस लेके चलते हैं यहाँ पे मर्क्यूरी वाला केस। तो ये लिया अपन ने एक सरफेस, ठीक है, सॉलिड सरफेस ले लेते हैं, और अब आपको बता रहे हैं कि द केस इज ऑल अबाउट मर्क्यूरी, Hg। यही होता है ना उसका केमिकल सिंबल मर्क्यूरी का। ठीक है, अब क्या होता है जैसे हमारे अपने पास कोई मर्क्यूरी ना, तो मर्क्यूरी जो है ना, देखो यहाँ पे देखो, ये जो वाटर था ना ये दरअसल सॉलिड सरफेस के ऊपर फैल रहा है, बिकॉज वाटर में कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है ज्यादा दूसरे सरफेस में चिपकने की। इसलिए क्या है कि ये जो लिक्विड ड्रॉप है ना वो फैल रहा है पूरा इस सॉलिड सरफेस के ऊपर में। ठीक है, लेकिन जहां तक बात होती है मर्क्यूरी की ना, तो मर्क्यूरी ऐसा मेनिस्कस नहीं बनाता। ठीक है, मर्क्यूरी ऐसा फ्लैट और ब्रॉड नहीं हो जाता है। मर्क्यूरी जो है ना वो ग्लोब्यूल्स फॉर्म करता है, क्योंकि वो अपने आप में रहने की उसकी जो कैपेसिटी वो बहुत तगड़ी होती है, ज्यादा किसी में चिपकता नहीं है। तो उतना ही वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इसका था ना वाटर का, उतना ही वॉल्यूम का जो मर्क्यूरी है ना वो दरअसल ऐसा कुछ शेप फॉर्म करेगा। भाई देखो दोनों में कितना भारी अंतर है, तुम्हें ये वाली बात समझ में आ रही है? इसमें और इसमें कितना भारी अंतर है। तो ये मर्क्यूरी वाला, ये होता है मर्क्यूरी वाला केस। ठीक है, अब ये अपने पास मर्क्यूरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। दिस इज मर्क्यूरी, दिस इज मर्क्यूरी। ठीक है, दिस इज मर्क्यूरी। अब क्या करेंगे, आप एक टेंजेंट को प्लॉट कर देंगे पहली फुर्सत में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये करना है, आप एक टेंजेंट को प्लॉट कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये करना है, आप एक टेंजेंट को प्लॉट कर दीजिए। सो दिस इज द टेंजेंट, बोलो हाँ कि ना। तो ये हमने एक टेंजेंट को प्लॉट कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है ना, टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच में जरा गौर करते हुए चलना, बहुत ही शानदार जानदार तरह से। दिस वॉज द सॉलिड सरफेस, बोलो हाँ कि ना। यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है। ठीक है, तो अब होता क्या है ना, टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच में वो एंगल जहां पर लिक्विड इंक्लोज हो रहा हो, फिर से बोलता हूं, टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच का वो एंगल जहां पर लिक्विड जो है वो इंक्लोज हो रहा हो, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसको अपन फिर से? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मर्क्यूरी वाले केस में सबसे अलग जो अलहदा बात है ना वो क्या है, इसका कोहेसिव नेचर बहुत ज्यादा तगड़ा होता है। इसका जो कोहेसिवनेस होता है ना, इसका जो कोहेसिव नेचर होता है वो ज्यादा डोमिनेट करता है एज वेन कंपेयर टू इट्स ओन एडेसिव नेचर। ये ज्यादा डोमिनेट करता है एज वेन कंपेयर टू इट्स ओन एडेसिव नेचर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा बहुत ही खूबसूरत तरह से क्लियर आउट हो चुका होगा। तो ये अपने पास वाटर वाला केस था, वो अपने पास में मर्क्यूरी वाला केस था। तो अब यहाँ पे आपने एक बात नोट करी, यहाँ पर जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, इन दोनों ही केसेस में जो थीटा है, दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, हियर इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में, हियर इन बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस में theta is the angle of contact. Here in both the cases theta is the angle of contact. बोथ द केसेस में थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा बहुत ही खूबसूरत तरह से बैठ गया होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे जरा गौर करिएगा कि यहाँ पर जो थीटा है ना वो दरअसल एक्यूट एंगल है, और वहां पर जो थीटा है ना वो दरअसल ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, तो इसको भी नोट करना बनता है। इसको अपन यहाँ पे नोट करना शुरू कर लेते हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको इतने बड़े पेन से नहीं करने वाले, यहां लिख देंगे कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एन अक्यूट एंगल। यहां पर जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो अक्यूट एंगल है,
और यहां पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो एक ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। तो हियर थीटा इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, विच इज बेसिकली ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड दैट इज लेस देन 90 डिग्रीज, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा बहुत ही शानदार तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो जल्द से जल्द आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट फुर्ती में, फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। निपटा दिया जाए फिर उसको, मतलब ना, चलें सर निपटाते हैं उसको। तो उसी के लिहाज से यहां पे लिखा हुआ था कि द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड द सॉलिड, यहां पे आप देख लीजिए इसको अच्छे से। एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब थीटा, इसको बड़े पेन से करेंगे। एंगल ऑफ कांटेक्ट का मतलब होता है थीटा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट, ठीक है। चेक कर लो भाई, यहां पर भी लिक्विड एंड द सॉलिड इज बेसिकली इन कांटेक्ट, यहां पर भी लिक्विड एंड द सॉलिड इज बेसिकली इन कांटेक्ट, ठीक है। इज डिफाइंड एज द एंगल इंक्लोज्ड, एंगल बन रहा है बिटवीन, क्या, पहली बात तो टेंजेंट है, पहली बात तो क्या है, टेंजेंट है। यहां जरा ध्यान देना, दिस इज द टेंजेंट, यहां ध्यान देना, दिस इज द टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट के बीच में बन रहा है टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, ठीक है, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस के बीच में एट द पॉइंट इन कॉन्टैक्ट, और सो दैट द सरफेस इनसाइड द लिक्विड, मतलब जो एंगल है ना वो उसके अंदर लिक्विड इंक्लोज होना चाहिए, ठीक है। जो एंगल बन रहा है ना, जैसे यहां पे देख ले, इसको नहीं बोला एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, इसको नहीं बोले एंगल ऑफ कांटेक्ट, जबकि ये भी टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच का एंगल ही है, लेकिन इसको नहीं बोले हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, बिकॉज एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए टेंजेंट और सॉलिड सरफेस चाहिए कुछ इस तरह से कि उसके अंदर लिक्विड भी इंक्लोज हो रहा हो, ठीक है। बोलो हाँ कि ना। जैसे यहां पे देख लो, यहां पर भी क्या है, टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच में ये वाला एंगल, टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच में ये वाला एंगल जो है ना वो इंक्लोज हो, मतलब इसको अपन एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं बोल रहे हैं, जबकि है तो ये भी टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच का एंगल, लेकिन यहां पर लिक्विड इंक्लोज नहीं हो रहा है ना। तो जहां पर लिक्विड इंक्लोज हो रहा है, जैसे कि यहां पर हो रहा है, तो आप उसको बोल देंगे फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया? यस सर। तो डेफिनेशन के साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और जो बैक स्लाइड थी इसका तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर के रख ही लिया था, इसका तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था, नहीं लिया था तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद जो मेन स्लाइड थी ना इसका स्क्रीनशॉट लेना शुरू करो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, एंगल ऑफ कांटेक्ट का प्रॉपर डेफिनेशन विथ अप्रोप्रिएट डायग्राम्स, ठीक है। यह सब पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम कैपिलैरिटी के ऊपर, ठीक है। जहां तक वाटर की बात है तो ध्यान रखिएगा, वाटर के अंदर जो अडेसिव नेचर है ना वो ज्यादा होता है, और जो कोहेसिव नेचर होता है वो कम होता है। मतलब वाटर जो है ना वो किसी दूसरे सरफेस में चिपकने का भरपूर ट्राई करेगा, ठीक है। लेकिन वहीं ऑन द अदर हैंड अगर आप मर्क्यूरी की बात करेंगे ना, तो मर्क्यूरी में क्या होता है कि मर्क्यूरी का जो कोहेसिवनेस होता है, जो उसका कोहेसिव नेचर होता है वो बहुत ज्यादा तगड़ा होता है, और उसका अडेसिवनेस थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। मतलब मर्क्यूरी जो है ना वो किसी दूसरे में किसी दूसरे सरफेस ऑफ कंटेनर में चिपकने का ट्राई ना के बराबर ही करेगा, लेकिन खुद में अपने एकदम अपने सारे मॉलिक्यूल्स को एकदम चिपका करके रखेगा, तो एरिया वो कम ऑक्यूपाई करेगा। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है सर। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ना, दे वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 7th पावर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। मतलब अगर आपने डिस्टेंस को मान लो कम कर दिया ना, तो वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कोहेसिव हो या अडेसिव हो, वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट से बढ़ जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर बहुत कम है ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस हद तक बढ़ जाएगा कि मैं क्या बोलूं, ठीक है, बहुत तगड़ा भाई। जब अगर ऐसा होता है कि इफ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए, ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करते हैं तो वहां पे हम लोगों ने क्या देख के रखा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने डिस्टेंस को कर दिया है हाफ, अगर आपने डिस्टेंस को कर दिया हाफ, ठीक है, तो क्या होता है फिर r/2, मतलब अगर आपने डिस्टेंस को हाफ कर दिया है ना तो फोर्स जो होता है फिर वो 4 गुना बढ़ जाता है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। डिस्टेंस को कम करने से फोर्स जो है 4 गुना बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस को बढ़ाने से फोर्स जो है वो 4 गुना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, 4 गुना बढ़ गया। और अगर ऐसा होता है कि डिस्टेंस को आपने 2 गुना बढ़ा दिया है तो यहाँ पे फोर्स जो है ना वो 4 गुना कम हो जाएगा। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? सर बेहतरीन तरह से समझ में आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, ठीक है। ये ग्रेविटेशन में होता था, लेकिन जब आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करोगे ना तो वहां पर जो फोर्स होता है ना, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की पावर 7 तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो वहां मतलब क्या, हल्का सा भी अगर डिस्टेंस आपने कम कर दिया ना, ऐसा तगड़ा फोर्स इंक्रीज होगा कि भाई क्या
क्या बताएं इसके बारे में, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या होता है, तो ये अपने पास कैपिलैरिटी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाला पूरा फंडा क्लियर हो चुका था, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कैपिलैरिटी में, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप इसकी बात करोगे ना, किसकी, कैपिलरी ट्यूब की जब आप बात करोगे ना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब एक ऐसा पतला सा यूनिफॉर्म बोर, मतलब बहुत ही पतला सा ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है, जिसमें जो लिक्विड है ना वो राइज या फॉल कर सकता है, ठीक है। तो बहुत ही पतला सा ग्लास ट्यूब, उसे कहा जाता है कैपिलरी ट्यूब, उसे कहा जाता है कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलैरिटी क्या होता है, तो कैपिलैरिटी का ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें लिक्विड जो है ना वो राइज या ड्रॉप कर जाता है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। ये वाली बात समझ में आ गई। तो पहले एक काम करेंगे, मैं चाहूंगा कि पहले आप ना ये लिखते हुए चलें कि व्हाट इज बेसिकली कैपिलैरिटी, ठीक है। पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार ये लिखते हुए चलें, व्हाट इज बेसिकली कैपिलैरिटी। तो कैपिलैरिटी इज बेसिकली अ फिनोमेना, ठीक है। कैपिलैरिटी इज डिफाइंड एज द फिनोमेना, capillarity is defined as the phenomena of rise या fall हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिलैरिटी इज डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ राइज या फॉल ऑफ अ लिक्विड, कैपिलैरिटी इज डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब, इनसाइड अ कैसा ट्यूब सर, कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब। ये वाली बात समझ में आ गई है क्या? यस सर, ये वाली बात बहुत ही शानदार जानदार तरह से समझ में आ गई, ठीक है। अब मसला क्या है कि भाई साहब फिर ही अपने पास कैपिलरी ट्यूब जो है वो क्या होता है, तो एक पतला सा ग्लास ट्यूब मान लेना, और क्या, ठीक है, जो मैंने पहले बताया था वही वाली चीज है। तो कैपिलरी ट्यूब क्या है, व्हाट इज बेसिकली कैपिलरी ट्यूब? तो कैपिलरी ट्यूब इज अ ट्यूब made up of glass, is a glass tube of uniform area of cross section, uniform area of cross section and very small radius, ठीक है, बहुत ही पतला ग्लास ट्यूब हो जाएगा, वेरी स्मॉल रेडियस। आ गई ये वाली बात समझ में, ठीक है। तो इज बेसिकली अ ट्यूब, नॉट एसेंशियली अ ग्लास ट्यूब, ठीक है, इज बेसिकली अ ट्यूब, जरूरी नहीं है कि ग्लास ट्यूब ही हो, इज बेसिकली अ ट्यूब, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर हो गया? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो इज बेसिकली अ ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म एरिया, ठीक है, ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एंड वेरी स्मॉल रेडियस। ये होता है कैपिलैरिटी ऊपर, और ये अपने पास था कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। अब ना ये आपने एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कहानी में आपको आगे लेके चलते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो। तो 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर हो चुका है सर, ठीक है, पक्का यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर है? यस सर क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अब आप जरा वाटर वाले केस पे फोकस करें और उसके बाद फिर अपन मर्क्यूरी वाले केस पर फोकस करते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि देखो ये अपने पास क्या कैपिलरी ट्यूब है। अब तुम बोलोगे सही तो बहुत मोटा ट्यूब लग रहा है भाई, ट्यूब वो पतला ही है, लेकिन हम उसको सही से इमेजिन कर पाए, सही से समझ पाए, उसके लिए आपके लिए यहाँ पे ना हल्का सा डायग्राम जो है वो बड़ा करके बनाया गया होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इस बीकर के अंदर ना पानी भरा हुआ है, और पानी वाले केस में सबसे तगड़ी बात क्या होती है कि पानी का अडेसिव नेचर बहुत ज्यादा है, कोहेसिव नेचर बहुत कम है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि यहाँ पे अपन एक कैपिलरी ट्यूब को डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये पानी अंदर भरना शुरू होगा, जैसे ये पानी कैपिलरी ट्यूब के अंदर भरना शुरू होगा, तो वहां पे क्या है, डिस्टेंस कम हो जाएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिकॉज कैपिलरी ट्यूब के अंदर जगह ही बहुत कम होती है। अब मैंने क्या बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो खास बात होती है ना वो ये होती है कि दे वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की पावर 7, ठीक है, अप्रॉक्स 7, ठीक है। नाउ द थिंग इज दिस कि अगर जब डिस्टेंस इतना कम हो जाएगा, कैपिलरी ट्यूब के अंदर पानी भर गया, तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। जब डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है, ये तो होना ही है सर। और ये नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से नहीं बढ़ेगा, इसकी पावर 7 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वो डिस्टेंस के, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो अंदर क्या होगा, कैपिलरी ट्यूब के अंदर डिस्टेंस कम हो गया, मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ गए, तो फोर्स बहुत तगड़ा बन जाएगा। और पानी वाले केस में कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है सर? पानी वाले केस में ऐसा होता है कि एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है और कोहेसिव फोर्स कम होता है। पानी वाले केस में क्या होता है सर कि एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं और कोहेसिव
एडेसिव फोर्सेस जो हैं वो कम होते हैं। तो जैसे आपने कैपिलरी ट्यूब को पानी के अंदर डाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडेसिव फोर्सेस ज्यादा हो गए, तो जिसकी वजह से ये जो पानी है ना वो इस ग्लास ट्यूब के ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। एडेसिव फोर्स ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है कि पानी के अंदर और ज्यादा टेंडेंसी आ गई है ग्लास ट्यूब में चिपकने की, ठीक है। तो अब जैसे अंदर डिस्टेंस कम हो गया तो पानी जो है वो ग्लास ट्यूब में चिपकने का ट्राई करेगा, जिसको करने के चक्कर में वो जो पानी है ना वो इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर अगर देखा जाए तो वो उठ गया है अपने नॉर्मल लेवल से, ठीक है। जो पानी है वो उठ गया है अपने नॉर्मल लेवल से, दिस वाज द नॉर्मल लेवल, और लिक्विड जो है वो ऊपर तक पहुंच चुका है। तो कितनी हाइट तक पहुंचा है, इसको अपन कहते हैं असेंट। कितनी हाइट तक पहुंचा है, इसको अपन कहते हैं असेंट ऑफ हाइट h, ठीक है। और वहीं पे अगर, अच्छा इसको बोलेंगे अपन फिर राइज ऑफ लिक्विड। ये अपने पास अगर एडेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं ना तो आपको देखने को मिलता है फिर राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब, और इस फिनोमेना को कहा जाता है कैपिलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एडेसिव फोर्स ज्यादा है तो लिक्विड जो है ना वो आपको राइज करता हुआ नजर आएगा इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। इसको बोलेंगे अपन फिनोमेना ऑफ कैपिलैरिटी, कैपिलरी नहीं कैपिलैरिटी, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब होती है। अब मर्करी वाले केस में क्या हो रहा है कि इसका जो कोहेसिव नेचर है वो बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। अब जैसे कैपिलरी ट्यूब के अंदर मर्करी भर गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मर्करी भर गया तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या है, डिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। एक तो मर्करी का जो कोहेसिव नेचर है, मतलब दो मर्करी की जो मॉलिक्यूल्स है जो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पहले से ही बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं ना दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 7th पावर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक है। अब इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर डिस्टेंस ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है। जब डिस्टेंस ऑलरेडी बहुत कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। मर्करी वाले केस में कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है डोमिनेटिंग, तो मर्करी वाले केस में यहां पर कोहेसिवनेस जो है ना वो बहुत बढ़ जाएगी। तो और वाटर में चिपकने की ग्लास कंटेनर में चिपकने की टेंडेंसी ना के बराबर हो जाएगी। मर्करी के मॉलिक्यूल्स खुद में पूरा समेट के रहना चाहेंगे पूरे परिवार को। इस चक्कर में क्या है, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा कि वो नीचे हो जाएंगे। भाई ऊपर आने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए कि आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए ग्लास कंटेनर में चिपकने की, ठीक है। जैसे कि वाटर वाले केस में क्या हुआ, वाटर कैसे राइज कर गया, बिकॉज वाटर वाले केस में इच्छा शक्ति ज्यादा थी ग्लास कंटेनर में चिपकने की। तो अगर ऊपर जाने के लिए ग्लास कंटेनर में चिपकना होता है तो नीचे आने के लिए क्या होता है, ग्लास कंटेनर में नहीं चिपकना होता है। तो मर्करी वाले केस में वही तो हो रहा है, उसके अंदर कोहेसिवनेस बहुत तगड़ा है, एडेसिव नेचर नहीं आ रहा, ठीक है। और माफ कीजिए, कैपिलरी ट्यूब के अंदर आने पर तो क्या होगा कि डिस्टेंस वैसे कम हो गया, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा हो गया। तो अब यहां पर ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या अपने ही मॉलिक्यूल्स को बांध के रखना चाहता है, जिस वजह से उसका लेवल धीरे धीरे ड्रॉप हो जाता है। इसको बोलेंगे अपन ड्रॉप, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, यहां पे आप देख पा रहे हैं फॉल ऑफ मर्करी, आप देख पा रहे हैं फॉल ऑफ मर्करी इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब, फॉल ऑफ मर्करी इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा बहुत ही जानदार शानदार तरह से बैठ गया है क्या? यस सर, बिल्कुल बैठ गया, ठीक है। बताएं क्लियर है यहाँ तक का फंडा? यस सर, पूरा क्लियर है, ठीक है। निपटा दिया जाए इसको, यस सर, यहाँ से निपटा दिया जाए। अब आपको लेकर के आएंगे अपन इसके अगले वाले चीज पे, क्या क्या होते हैं कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलरी, ठीक है। तो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलरी, इसको अपन देखने वाले हैं। एक बार जरा खुद से इसको फिगर आउट करो क्या समझ में आ रहा है, उसके बाद में हर एक पॉइंट को बाकायदा डिटेल में डिस्कस करता हुआ चलूंगा। चलें फिर कहानी में आगे बढ़ें। ओके सर, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कॉमन एग्जांपल्स जो है ना कैपिलरी के वो जरा देख लिया जाए। सबसे कॉमन एग्जांपल क्या होता है इसमें भाई, गीले टॉवल का एग्जांपल, ठीक है। जैसे आप नहा धो के निकले, ठीक है, तो वो जो टॉवल होता है ना उसको आप उससे क्या है अपनी पूरी बॉडी सुखा ली, ठीक है। तो अब उस पर इवेंचुअली क्या होता है, उसमें ना माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसमें ना पानी जो है ना वो ऊपर की तरफ चले आता है, मतलब उस तौलिए के अंदर भी माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसमें कि पानी जो है ना सोख लिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कैपिलरी एक्शन। ये तो हमारे डेली लाइफ की बात है, अगर तुम रोज नहाते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फाइन पोर्स, अच्छा एक और एग्जांपल क्या है इसमें, द फाइन पोर्स ऑफ अ ब्लॉटिंग पेपर एक्ट्स लाइक कैपिलरी ट्यूब्स, ठीक है। जो ब्लॉटिंग पेपर होता है ना उसमें भी बहुत सारे फाइन छोटे छोटे पोर्स होते हैं विच बेसिकली एक्ट्स लाइक कैपिलरी ट्यूब्स, ठीक है। द फाइन पोर्स ऑफ अ ब्लॉटिंग पेपर एक्ट्स लाइक कैपिलरी ट्यूब्स, उसमें क्या होता है, इंक राइजेस इन देम लीविंग द पेपर ड्राई, ठीक है। जो इंक होता है ना वो ब्लॉटिंग पेपर में राइज अप हो जाता है, जिसकी वजह से पेपर तो फिर ड्राई हो जाता है, ठीक है। आया समझ, लीविंग द पेपर ड्राई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला क्या है, अ टॉवल सोक्स वाटर ऑन अकाउंट ऑफ कैपिलरी एक्शन, जो मैंने एग्जांपल दिया था तौलिए वाला। तो अ टॉवल सोक्स
वाटर ऑन अकाउंट ऑफ द कैपिलरी एक्शन। उसके बाद क्या है, ऑयल राइजेस इन द लॉन्ग नैरो स्पेसेस बिटवीन द थ्रेड्स ऑफ अ विक। ठीक है, ये विक क्या होती है, मोमबत्ती की जो बत्ती होती है ना उसको बोलते हैं अपन विक। ठीक है, तो विक में जो ऑयल है ना, दिस बेसिकली राइजेस बिकॉज अगेन फिर वहां पे वो जो विक होता है, वो जो मोमबत्ती की जो बत्ती होती है ना, ठीक है, दैट बेसिकली एक्ट्स लाइक कैपिलरी, जो ऑयल होता है वो उसमें ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ वुड इन द रेनी सीजन इज ड्यू टू राइज ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर इन द पोर्स ऑफ द वुड। ठीक है, अच्छा अगर आपके घर में जो मेन एंट्री का जो डोर पैनल है ना, अगर वो मान लो एकदम तगड़े वुड का बना हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है ना, बारिश के मौसम में खास तौर से क्या होता है ना कि ये जो दरवाजा है ना उसको बंद करने में खोलने में ना हल्की दिक्कत आती है। ठीक है, ऐसे दिक्कत क्यों आती है, बिकॉज होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास में वॉल है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो अपने पास में दरवाजे का पैनल होगा ना, तो दरवाजे का पैनल और जो मेन ये जो वॉल है इसके बीच में एक सेपरेशन डिस्टेंस होता है। बोलो हाँ कि ना, हल्का सा, बहुत हल्का सा। तो फिर आप क्या है कि यहाँ पे आप कुंडी लगाए, तो बोलो हाँ कि ना, यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है। तो यहाँ पे अपन ने कुंडी लगा दी है, बोलो हाँ, ठीक है। अब पता है क्या होता है, मेरी बात सुनते हुए चलना, ठीक है। जब बारिश का आता है ना मौसम, तो बारिश के, अच्छा देखो, अब ये इसको ऐसे खोलना है तो यहाँ पर रिपीट लगी होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हल्का सा स्पेस होता है, यहाँ पे अपन कुंडी को लगा देते हैं। तो अब क्या होता है, बारिश के मौसम में क्या है, जो ये वुड है ना, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे रेनी सीजन से ड्यू टू राइज ऑफ, अच्छा, स्वेलिंग ऑफ वुड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो मॉइस्चर कॉन्टेंट है ना वो इसके अंदर जरा सा क्या जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो वुड की ना स्वेलिंग हो जाती है। जब ये वुड हल्का सा फूलेगा ना, तो बेसिकली क्या होता है, जब ये वुड फूलेगा तो उससे क्या है कि यहाँ के जो स्पेसेस है ना वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएंगे, तो फिर दरवाजा बंद करने में और खोलने में ना बड़ी दिक्कतें आती हैं। ऐसा हो जाता है अगर एकदम वुड का पैनल है तुम्हारे पास, डोर पैनल। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये इसके बेसिक एग्जांपल्स हैं। मैं चाहूंगा एक दफा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर आपको कहानी में आगे लेकर के चलते हैं। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार तरह से क्लियर हो गया है? यस सर, क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलें, ओके, डन। उसके बाद प्लाउइंग ऑफ फील्ड्स इज एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग मॉइस्चर इन द सॉइल। ठीक है, बाय प्लाउइंग द फाइन कैपिलरीज इन द सॉइल आर ब्रोकन। ठीक है, और वाटर विद इन द सॉइल शैल नॉट राइज एंड इवेपोरेट ऑफ। यहां पर भी कैपिलरी का ही एक्शन है। ठीक है, आपको जो भी सही लगे तीन, आप वो उठा करके डाल सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। और उसके बाद साइंड वाला एग्जाम्पल। अब आपको लेकर के आते हैं सबसे तगड़ी चीज के ऊपर, दैट इज बेसिकली असेंट फॉर्मूला। ठीक है, कि लिक्विड जो है वो कितना राइज अप हुआ है, लिक्विड जो है वो कितना राइज अप हुआ है, इसकी बात करने वाले हैं अपन। ठीक है, देखिए लिक्विड अगर राइज अप हो रहा है ना, इसका मतलब एक बात तो आप मान लीजिए, लिक्विड अगर राइज अप हो रहा है इसका मतलब एक बात तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे जो अडेसिव नेचर है वो तगड़ा है, कोहेसिव नेचर कम है। ठीक है, अगर लिक्विड राइज अप हो रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दूसरे में चिपकने की कैपेसिटी काफी तगड़ी है और खुद में रहने की जो कैपेसिटी है वो काफी कम है। ठीक है, तो अडेसिव नेचर ज्यादा है और जो कोहेसिव नेचर है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, ये सर, ये वाली बात पूरी क्लियर हो चुकी है, अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज द असेंट फॉर्मूला। तो लिक्विड राइज अप तो कर ही है, तो असेंट फॉर्मूला देखने के लिए ना अब जरा यहाँ पे अपन पूरा सेटअप क्रिएट करते हैं। ठीक है, बस तुम गौर फरमाते हुए चलना अच्छे से। ये अपन बना रहे हैं, इसके अंदर क्या है, एक सेटअप बना रहे हैं। ठीक है, यस सर, और ये हमने डाल दी है इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब। यस सर, बात तो बिल्कुल बढ़िया है, बिंदास बात है सर। इसके अंदर हमने डाल दी है कैपिलरी ट्यूब, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है ना, अगर आप मेनिस्कस चेक करेंगे, इसका मतलब जो टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड है, अगर आप वो चेक करेंगे ना, तो ये अंदर अपन वाटर भर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास ग्लास कंटेनर है भाई, ध्यान रखना, ये जो अपन ने बना के रखा है ना, दिस इज द ग्लास बीकर, और इसका तो नाम देने की जरूरत नहीं है, इसको अपन सब जानते हैं कैपिलरी ट्यूब के नाम से। ठीक है, तो जब हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर में क्या होता है, इसका एडेसिव नेचर बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, दूसरे में चिपकने की जो कैपेसिटी है इसकी बहुत तगड़ी होती है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इसका मेनिस्कस ऐसा बनेगा कुछ। अगर आप कॉर्नर्स पे चेक करेंगे ना, तो आपको कॉर्नर्स पे ये हल्का सा उठा हुआ नजर आएगा। ठीक है, उठा हुआ मतलब क्या है कि लिक्विड जो है ना, जो वाटर है ना, वो हल्का सा ग्लास कंटेनर में चिपकने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, लिक्विड जो है ना वो हल्का सा क्या है, ग्लास कंटेनर में चिपकने का जो है ट्राई कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ये यहाँ पे बहुत शानदार तरह से लिक्विड पूरा फैला हुआ है। ये पानी आज, ठीक है,
यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें तो बस देखना है कि लिक्विड कितना राइज अप करे आता है, ठीक है, हमें बस ये देखना है कि लिक्विड जो है वो कितना जो है राइज अप करे आता है, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर क्या होने वाला है, मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या डिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। जब कैपिलरी ट्यूब के अंदर डिस्टेंस कम हो जाएगा ना, तो डिस्टेंस के कम होने से बेसिकली क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा अमाउंट से बढ़ जाता है, ठीक है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा अमाउंट से बढ़ जाएगा ना, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा अमाउंट से बढ़ जाएगा ना, तो क्या होता है कि यहाँ पे कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग है, तो सर वाटर वाले केस में तो एडहेसिव फोर्स डोमिनेटिंग है। इसका मतलब ये ज्यादा चिपकने का ट्राई करेगा, और जब ज्यादा चिपकने का ट्राई करेगा ग्लास ये कैपिलरी ट्यूब्स है, तो लिक्विड जो है ना वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। जब ज्यादा चिपकने का ट्राई कर रहा है तो लिक्विड जो है ना वो इस ग्लास बीकर के अंदर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये वाली बात तो समझ में आ रही है। ये ग्लास बीकर के अंदर क्या है, बढ़ना शुरू हो गया, और जब एक लेवल तक ही बढ़ पाएगा, तो ये जिस लेवल तक बढ़ेगा, एक लेवल तक ही बढ़ पाएगा भाई, ध्यान देना, एक लेवल तक ही बढ़ पाएगा भाई, और ये तुम्हारे पास में इसका मेनिस्कस बन जाएगा। क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ रही है? सर बिल्कुल बाकायदा समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं इसका जो रेडियस है अब मैं आपको बताऊं इसका जो रेडियस होगा ना सर, वो रेडियस होगा क्या सर, छोटा वाला आर इसका रेडियस होगा, ठीक है। अब सरफेस पे काम करता है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसका प्लॉट कर देंगे, इसका सरफेस टेंशन कुछ इस तरह से, देखिए जरा इसको अच्छे से, यहाँ पे काम करेगा, नीचे क्या सरफेस टेंशन काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके रिएक्शन में ऊपर चले जाएगा क्या सर, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इसके रिएक्शन में ऊपर चले जाएगा सर क्या, रिएक्शन फोर्स चले जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो नीचे की तरफ काम कर रहा है क्या, सरफेस टेंशन नीचे की तरफ काम कर रहा है, और ऊपर की तरफ काम कर रहा है क्या सर, रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। जब आप यहाँ पर गौर फरमाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन नीचे काम करेगा, एरिया कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा एरिया को, ठीक है। तो सरफेस टेंशन इज acting like this, for every reaction there is an equal and opposite reaction, ठीक है। तो इसका रिएक्शन फोर्स जो है वो ऐसा हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये वाली बात पूरी क्लियर है, ये हो जाएगा आर, ठीक है। अब अपन ना जरा यहाँ पे एक बार एंगल्स की बात कर लेते हैं, तो कहानी आपके लिए आसान रहेगी कहने में, ठीक है। जरा अपन एक बार यहाँ पे एंगल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा गौर करें, नाउ दिस एंगल इज बेसिकली थीटा। बोलो हाँ कि ना। यस सर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा सर, थीटा हो जाएगा, ठीक है। और सेम लॉजिक को फॉलो करते हुए अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ होता क्या है ना कि फॉर, अब देखो ये जो अपने पास रिएक्शन फोर्स आया था ना, इसको अपन अब रिजॉल्व करना स्टार्ट कर दें क्या। यस सर, तो जैसे अपन इसको रिजॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, आर साइन थीटा। अच्छा मैं एक चीज लिख देता हूँ, मुझे ना डेफिनेशन जो उसकी जो डेरिवेशन की हेडिंग है ना वो मैं एक बार लिख देता हूँ, असेंट फॉर्मूला। मुझे एक बार ये सजेशन दिया था एक बच्चे ने कि सर मेन स्लाइड पे तो लिखा ही होता है, लेकिन जब आप ये ब्लैक वाली स्लाइड पे काम करते हैं ना तो यहाँ पर भी एक बार लिख देंगे तो क्या सही रहता है। मैंने बोला क्यों नहीं, और अब मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, असेंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या होने वाला है जरा गौर करते हुए चलना। देखो आर को अपन ने ऊपर रिजॉल्व किया ना, इट बिकम्स आर कॉस थीटा, फिर आर को अपन ने यहाँ पे रिजॉल्व किया, दिस बिकम्स आर साइन थीटा। यस सर, यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर। अब इस वाले आर को भी अपन रिजॉल्व करना जो है स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस वाले आर को जब अपन ने ऐसे ऊपर की तरफ रिजॉल्व किया है ना, तो दिस इज अगेन आर कॉस थीटा, दिस इज अगेन आर कॉस थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब इसको इस आर को अपन इस तरफ रिजॉल्व करेंगे ना तो दिस विल बिकम वॉट, आर साइन थीटा, ठीक है। जब इसको अपन यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे दिस विल बिकम आर साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहाँ तक का फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है। आर कॉस थीटा और नीचे है आर साइन थीटा। ये भैया अगर आप इसका टॉप व्यू लोगे, अब मेरी बात समझते हुए चलना, गलती मत करना प्लीज, ठीक है। देखो ये तो अपन ने कैपिलरी ट्यूब का ना साइड व्यू लेके रखा हुआ है, अगर हम इस कैपिलरी ट्यूब का ना टॉप व्यू लेके चलेंगे ना तब हमें समझ में आएगा कि ये सर्कुलर सर्कमफ्रेंस है बेसिकली, ठीक है। ये सर्कुलर है पूरा ऊपर से, तो हम ना सिर्फ इसके एक कोने पे और एक इस वाले कोने पे ही रिजॉल्व करें, ठीक है भाई। ऐसे अगर आप सर्कल को देखोगे, इफ यू गेट द टॉप व्यू,
ठीक है। अगर मैं इसी सिस्टम का टॉप व्यू लूंगा ना, तो जो कुछ मैंने यहां पे रिजॉल्व किया है ना इस वाले पॉइंट पे, वो दरअसल यहां का बस यहीं का रेजोल्यूशन है, ठीक है। और जो कुछ मैंने यहां पे रिजॉल्व किया इस वाले पॉइंट पे, वो सिर्फ यहां का और बस इस वाले पॉइंट का ही रेजोल्यूशन है, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम, ठीक है। आगे आपको ये वाली बात समझ। अब मैं तुम्हें बता दूं कि क्या सर्कमफ्रेंस पे बस ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं? नहीं सर, सर्कमफ्रेंस पे तो ऐसे ये बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई अगर एक पॉइंट पे आपने चेक करा है, जैसे मान लो अगर आपने इस वाले पॉइंट पे चेक करा है, तो क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा ऊपर जा रहा है आर थीटा और इस तरफ जा रहा है साइन थीटा। यहां पे चेक करने से क्या चमका, ऊपर जा रहा है आर थीटा, लेफ्ट में क्या जा रहा है सर, आर साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है सर, पूरा फंडा क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ये वाला पूरा फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। अब जरा गौर करना, यहां पे क्या होता है ना, जो आर कॉस थीटा है ना, जो पूरा एक पॉइंट पे काम करे आर कॉस थीटा, वो पूरे सरकमफ्रेंस पर भी तो काम करेगा। तो आर कॉस थीटा इंटू मैं 2 पाई आर कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल अपवर्ड फोर्स मिल जाएगा। इस बात का आप खास ख्याल रखें, आर कॉस थीटा ही वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से लिक्विड राइज अप हो रहा है, ठीक है। तो आर कॉस थीटा, इसको मैं लिख देता हूं अच्छे से एक बार, ठीक है, आप लोग इसको नोट करते हुए चलेगा। आर कॉस थीटा इज द ओनली कंपोनेंट, आर कॉस थीटा इज द ओनली कंपोनेंट which is responsible, r cos theta is the only component which is responsible for the rise of liquid, which is responsible for the rise of liquid in the capillary tube, which is responsible for the rise of liquid in the capillary tube। आगे पूरी बात समझ? यस सर, ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया। राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। अब एक बात तुम सुनते हुए चलना, अगर सिर्फ आर कॉस थीटा ही काम कर रहा होता तो लिक्विड ऊपर 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 और ऊपर, उसके बाद से फिर वहां से ओवरफ्लो कर जाता, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? जैसे ये लिक्विड ऊपर की तरफ राइज अप हो रहा है, फिर से मैं बोल दूं एक बार आपको, जैसे ये लिक्विड ऊपर की तरफ राइज अप हो रहा होता है, तो यहां पर ना उसका वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। देखिए, जैसे ये लिक्विड ऊपर राइज अप हुआ, तो जब ज्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड यहां पे आ जाएगा ना, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ वेट नीचे की तरफ काम करना शुरू कर देगा, और फिर एक ऐसा पॉइंट हो जाता है कि सारे टोटल अपवर्ड फोर्स को ना इस लिक्विड का जो वेट है वो बैलेंस कर देता है, ठीक है। ये पूरे लिक्विड का वेट मत लेके चलना, ये पूरे लिक्विड का वेट मत लेके चलना, सिर्फ उतने लिक्विड का वेट लेकर के चलना जो कि इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर भर करके ऊपर की तरफ आ चुका है, ठीक है। जो राइज्ड अप लिक्विड है ना, बस उसी का वेट लेके चलना है, ठीक है। तो एक समय ऐसा आता है जब जो वेट ऑफ द लिक्विड होता है ना, वो टोटल अपवर्ड फोर्स के बराबर हो जाता है, और जैसे टोटल अपवर्ड फोर्स के बराबर हो जाता है, तो ये पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। ये रहा आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। अब यहां पर ये जो हाइट है, इसे अब यहां पर ये वाली जो हाइट है ना, इसी को कहा जाता है असेंट, ठीक है। यहां पर आपके पास में ये वाली जो हाइट है ना, इसी हाइट को कहा जाता है क्या, असेंट कहा जाता है, असेंट, ठीक है, एच। तो अपन यहां पे पहले काम करते हैं, टोटल अपवर्ड फोर्स निकाल दो, फिर टोटल डाउनवर्ड फोर्स निकाल दो, फिर दोनों को अपन इक्वेट कर देंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स acting on the liquid inside the capillary tube, total upward force acting on the liquid inside the capillary tube, कितना है भैया वो टोटल फोर्स इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, जो फोर्स काम कर रहा है वो कितना है, तो भाई एक पॉइंट पे काम करता है आर कॉस थीटा, और ऐसे कुल मिलाकर के हमारे पास में है 2 पाई आर नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। दिस बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन व्हिच इज फॉर द टोटल अपवर्ड फोर्स, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। तो डाउनवर्ड फोर्स इज बेसिकली द वेट ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो ये वेट क्या होगा, वेट होगा इसका नीचे mg के बराबर, ठीक है। तो अब अपन निकालते हैं टोटल वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो टोटल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स किसके बराबर होगा, टोटल फोर्स जो कि नीचे की तरफ काम कर रहा है, टोटल फोर्स डाउनवर्ड्स, टोटल फोर्स जो कि नीचे की तरफ काम कर रहा है ना, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। weight of the liquid, this is equals to the weight of the liquid, this is equals to the weight of the liquid
inside capillary tube, ठीक है, this is equals to the weight of the liquid inside the capillary tube, this is equals to the weight of the liquid inside the capillary tube। क्या आप लोगों के दिमाग में यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर है? ऐसा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब जरा गौर करो, टोटल फोर्स डाउनवर्ड्स कितना था सर अपने पास? देखो टोटल फोर्स डाउनवर्ड्स इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो अब वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg, टोटल फोर्स डाउनवर्ड्स अगर देखा जाए तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है सर? mg होता है, ठीक है। नाउ डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सर मास अपॉन वॉल्यूम, तो वहां से मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वहां से मास क्या हो जाएगा सर? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर? तो वॉल्यूम हो जाएगा सर पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर का स्क्वायर एच। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट, वेट कितना है? mg के बराबर है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी, दिस इज वॉल्यूम, और उसके बाद क्या आ जाएगा? g, दिस बिकम सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब होता क्या है कि देयर कम्स अ स्टेज व्हेन द टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, और सिस्टम आ चुका है इक्विलिब्रियम में, तो इसको अपन लिख देते हैं। नाउ देयर कम्स अ स्टेज, नाउ देयर कम्स अ स्टेज, नाउ देयर कम्स अ स्टेज when the liquid is in equilibrium। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब जो लिक्विड है ना वो लिक्विड हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि टोटल अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स बराबर है। तो रो पाई आर स्क्वायर एच जी इज इक्वल्स टू टोटल अपवर्ड फोर्स कितना था सर? आर कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर था। एक बात तुमको बताऊं, सारे के सारे जो अपने पास आर साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स है ना, वो सारे के सारे कैंसिल आउट हो चुके हैं पेयर्स में। आप देख पा रहे होंगे उसमें आर साइन थीटा माफ कीजिए, सॉरी, आर साइन थीटा दे बेसिकली कैंसिल आउट इन पेयर, तो जो बचेगा वो सिर्फ आर कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर बचेगा टोटल अपवर्ड फोर्स, ठीक है, पक्का। तो यहाँ पे अपने पास यही था 2 पाई आर इंटू आर कॉस थीटा। अब कुछ कट पेट रहा है तो काटो पीटो भाई। तो यहाँ पे एक आर से एक आर जो है वो कट गया, पाई से जो है वो पाई कट गया, तो यहाँ पे असेंट फॉर्मूला जो अपन लिखेंगे ना वो कितना आ जाएगा? 2 आर कॉस थीटा बाई नीचे क्या आ जाएगा सर? आर रो जी, नीचे क्या आ जाएगा सर? आर रो जी। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि सिंस रिएक्शन फोर्स इक्वल टू सरफेस टेंशन, ठीक है, आर किसके बराबर है? आर है सर सरफेस टेंशन के बराबर। आप डायग्राम को बाकायदा देख सकते हैं, आर है दरअसल किसके बराबर? सरफेस टेंशन एस के बराबर, ठीक है। तो यहां से अपने पास में फॉर्मूला क्या डेवलप हो जाएगा कि एच इज इक्वल्स टू मतलब असेंट फॉर्मूला का एच इज इक्वल्स टू 2s cos थीटा अपॉन आर रो इंटू जी, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2s cos थीटा, क्या हो जाएगा सर? 2s cos थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर? आर रो जी। तो 2s cos थीटा अपॉन आर रो जी, दिस इज द असाइंड फॉर्मूला। बस इतनी सी बात है। अब इसका डेरिवेशन का पूरा स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करेंगे यहां से, ठीक है। यहां तक की बात पूरी क्लियर है? यस सर, यहां तक की बात पूरी क्लियर है। लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी। 3 2 1 रेडी गो। सुपर डन है सर एंड सुपर क्लियर है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। उसके बाद फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से जल्दी। 3 2 1 रेडी गो। सुपर डन एंड सुपर क्लियर हो चुका है सर पूरा मैटर, ठीक है। चलें, कोई दिक्कत तो नहीं था? यस सर। तो दिस वाज द बेसिक फॉर्म, दिस वाज द बेसिक डायग्राम जो कि मैं आपके लोग के लिए बना चुका था। आप चाहें तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको लेके चलेंगे इसके आखिरी टॉपिक के ऊपर। चलिए फिर आगे बढ़ जाएं। यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर था एंड दिस वाज द फॉर्मूला h इज इक्वल्स टू 2s cos थीटा बाय r rho g, ठीक है। अब आते हैं रेडियस ऑफ द न्यू बबल फॉर्म्ड व्हेन टू बबल्स कोलीज, ठीक है। यहां पे एक बबल ये रहा, एक बबल ये रहा, ठीक है। जब ये दोनों बबल कोलीज होंगे, चिपक जाएंगे, तो एक नया बबल फॉर्म होगा। अब उसका रेडियस क्या होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, सोप बबल है तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? 4s ओवर r, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना कि अगर मैं ऐसा मानते हुए चलता हूं कि now if the process is executed, now if the process is executed
अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस, ठीक है। आइसोथर्मल का मतलब होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशंस, ठीक है, आइसोथर्मल कंडीशंस। देन हम जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, थर्मोडायनेमिक्स में होती है इक्वेशन, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। एन बचपन से कांस्टेंट, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नाम से कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं बिकॉज यहाँ पे जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसी बात है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीवी जो है ना वो हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो देयरफॉर प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है ना सर, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब जरा आप मेरी बात पे फोकस करते हुए चलेगा, मैं इसको पीवी की जगह ना पूरा ऐसे लिख दूं क्या कि देयरफॉर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, ठीक है। देयरफॉर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, दो जो सोप बबल्स थे ना उनके कोलीज होने से पहले अगर चेक किया जाए तो पहले वाले का प्रेशर कितना है P1, पहले वाले का वॉल्यूम कितना है V1, दूसरे वाले का प्रेशर कितना है P2, दूसरे वाले का वॉल्यूम कितना है V2, और कोलीज होने के बाद जब वो एक बबल बन चुका था तो उसका प्रेशर कितना है सर, उसका प्रेशर P के बराबर, उसका वॉल्यूम कितना है सर, उसका वॉल्यूम है V के बराबर, ठीक है। नाउ P1 का मतलब क्या होता है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, तो 4S/R होने वाला है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो 4S, उसके बाद R भी क्या होगा, रेडियस R1, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम क्या होगा सर, तो एक सोप बबल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3, स्फीयर ही तो है ना, तो 4/3 पाई इंटू R1 का क्यूब। उसके बाद P2 का मतलब क्या हो जाएगा, तो प्रेशर है 4S/R, तो R2 हो जाएगा, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 4/3 पाई इंटू R2 का क्यूब इज इक्वल्स टू, भाई इनको कोलीज करने के बाद जो एक बड़ा वाला बबल बनेगा ना उसका जो अपने पास रेडियस होगा वो R मान लेते हैं अपन इस बार, तो अपने पास क्या हो जाएगा प्रेशर 4S/R, और उसके बाद वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा सर 4/3 पाई इंटू R1 का क्यूब, R का क्यूब, सॉरी। तो ध्यान देना, इस अपन क्या बोल देंगे, द फाइनल बबल फॉर्म्ड, R इज द रेडियस ऑफ फाइनल बबल फॉर्म्ड, जो फाइनल बबल बन रहा है उसका जो रेडियस है ना उसको अपन R मान के चल देते हैं, ठीक है। तो R इज द रेडियस ऑफ द फाइनल बबल फॉर्म्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये वाला देखो फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, ये सब क्लियर हो चुका है। अब कुछ चीजें कॉमन आके कट सकती थी, जैसे कि 4S 4 पाई, वो तो दिख रहा है सर, गया वो तो 4S 4 पाई, 4S 4 पाई और 4S 4 पाई, ये तो निपट ही चुके हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक तो है ही नहीं, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ भाई ये 3 3 और 3 भी निपटा दो, ठीक है। अगर ऐसा कर देंगे ना, इसके बाद क्या बचेगा अपने पास, जरा इस पे गौर करना, तो ये बचेगा सर अपने पास में, ये कट गया तो R1 का स्क्वायर बचेगा, ये इसको काट दिया तो R2 का स्क्वायर बचेगा, और उसके बाद यहाँ करेंगे तो R का स्क्वायर बचेगा। तो देयरफॉर जो R होगा ना, मतलब रेडियस ऑफ द बिग बबल जो होगा ना, वो अपने पास कितना हो जाएगा, R1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ तक का फंडा जो है वो सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रहने वाला है अपने पास में रेडियस ऑफ द फाइनल बबल फॉर्म, ठीक है। आगे आपको बात समझ में, तो पहले आप कहानी की शुरुआत ना यहाँ से जरूर करेंगे, ये दो डायग्राम्स बना लेंगे, बहुत ही शानदार डायग्राम्स बने हुए हैं, आया समझ के नहीं। इन दोनों डायग्राम्स को बनाने के बाद फिर आप आएंगे इसके फाइनल डेरिवेशन के ऊपर। सिंपल डेरिवेशन है, कोई इसके अंदर बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आइसोथर्मल कंडीशन था, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है दोनों अलग अलग बबल्स का प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, और राइट हैंड साइड में लिखा है जो फाइनल बबल बनेगा ना उसका प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ठीक है। हो गया क्लियर? पक्का? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि R1 प्लस R2 होगा, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वो होता है अंडर रूट ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो ये अपने पास था एक्सेस प्रेशर एंड कैपिलैरिटी पर बेस्ड लेक्चर। इसके अंदर बहुत सारे डेरिवेशंस करे हैं, बहुत डिटेल में चीजें बताई हैं, दैट्स वाई लेक्चर हल्का सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप समझें अगर लेक्चर लंबा है ना, इसका मतलब डेरिवेशंस में बहुत जान लगाई गई है। आया आपको समझ में? कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा जानदार तरह से पढ़ाया गया है। तो अगर आपको लगा कि इस वीडियो को देख करके आपकी हेल्प हो रही है, तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को फैला दो, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे मित्र मंडल में, और सबको ये बात मालूम चल
जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है। हम लोग बाकायदा कमेंट चेक करते हुए चलते हैं कि क्या फीडबैक आ रहा है, क्या फीडबैक आ रहा है, क्या कमेंट आ रहा है, तो उस पर काम करके ही वीडियोस की जो क्वालिटी होती है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।